सोचो क्या होगा, एक ऐसी लड़की जो इतनी अमीर है कि वो इलॉन मस्क को भी पॉकेट मनी दे सके, और वो प्यार में पड़ जाए एक ऐसे लड़के के जिसके पास रहने के लिए छत तक नहीं है। तो आज की हमारी कहानी है इसी के बारे में ही। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है तोमानारी इत्सुकी, जो कि खड़ा होता है इतने बड़े स्कूल के सामने। इस स्कूल का नाम था ईयोगाकुन एकेडमी। ये बस इस एरिया का नहीं, पूरे जापान में सबसे बेस्ट टॉप 3 स्कूल में से एक है। यहाँ पर बस अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और मैं छोटे मोटे अमीरों की बात नहीं कर रहा। मेरा अमीरों से मतलब है जो कि लेवल के है प्राइम मिनिस्टर और कई बड़ी कंपनीज के हेड के बराबर। गरीब लोगों को तो यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिलती। पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था इसके पास रहने के लिए छत तक नहीं है, तो आखिर इसने ये स्कूल अफोर्ड करा कैसे? तो ये हमें पता चलेगा आगे जाके। तब हमारा मेन कैरेक्टर इत्सुकी आसपास देखने लग जाता है, क्योंकि अचानक से सब लोग बातें करने लगे थे, क्योंकि वहाँ पर आ चुकी थी स्कूल की प्रिंसेस कोनोहाना हिनाको। ये पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अमीर है, और बस अमीर नहीं, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। इतनी पॉपुलर कि इसके आते ही सारी नजरें इसके ऊपर आ जाती हैं। सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये इतनी सुंदर कैसे है। सच में वो लड़का तो बहुत लकी होगा जो उसके साथ रहेगा। तब इत्सुकी अपने मन में बोलता है, इन लोगों को इसकी सच्चाई नहीं पता, ये वैसी नहीं है जैसी ये दिखाती है। तो आखिर इत्सुकी को ऐसी क्या सच्चाई पता है? पर तभी उसके पास आती है हिनाको, और वो उससे बोलती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम इधर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्लास में नहीं चलना? आज हमारा स्कूल का पहला दिन है, तो हमें लेट नहीं होना चाहिए। और फिर वो अपने सपनों की दुनिया से उठ जाता है, और वो चलने लग जाता है उसके पीछे। और स्कूल के सारे बच्चे हैरान थे कि हिनाको सान इस लड़के को जानती है। ये तो दिखने में अमीर भी नहीं लग रहा, आखिर ये है कौन? अब आपकी और मेरी तरह भी वो सब बच्चे भी कंफ्यूज थे कि आखिर इतनी अमीर लड़की इससे बातें क्यों कर रही है। तो ये चीज एक्सप्लेन करता है हमें खुद इत्सुकी ही। वो अपने मन में सोचता है कि अगर कुछ दिनों पहले खुद भगवान आके भी मुझसे कहते कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी, तो मैं उन पे भी यकीन नहीं करता। पर जो मेरे साथ कल हुआ वो एक सपने की तरह है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इन लोगों का हिस्सा बन पाऊंगा और निकल पाऊंगा उस नर्क से। फिर हमें कल की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर इत्सुकी रोड तोड़ने का काम कर रहा होता है। इसकी उम्र अभी 16 साल ही है, पर ये फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तब उसका कॉन्ट्रैक्टर उसे बोलता है कि आज से तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, हमने सारी सैलरी तुम्हारे बैंक अकाउंट में पहले ही डाल दी है, तो तुम अब आराम से घर जा सकते हो। और ये सुन के इत्सुकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलता है कि आपको कोई और काम भी हो तो मुझे बता देना, मैं आपकी मदद करूंगा। और इत्सुकी वहाँ से चले जाता है। तब दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आके बोलता है कि जरा देखो वो कितना छोटा है, पर फिर भी इतनी मेहनत करता है। यकीन नहीं होता कि आजकल के बच्चों में भी इतनी डेडिकेशन है। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर उसे बताता है कि हाँ, ये सच में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। ये बस यही काम नहीं करता, इसके अलावा भी ये मल्टीपल जॉब्स करता है ताकि ये पैसा कमा सके। फिर वो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, पर ये तो बस 16 साल का ही है, ये अभी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्या ये हाई स्कूल नहीं जाता? पर फिर पता चलती है हमें एक बड़ी चीज कि दरअसल अपनी पूरी स्कूल की फीस इसे खुद ही भरनी होगी, और कल से इसका स्कूल चालू हो जाएगा। तो अगर ये फीस नहीं भर पाया तो इसका एडमिशन नहीं होगा। इसे अपना रेंट खुद भरना होता है, अपना खाना इसे खुद बनाना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी स्कूल की फीस वो भी इसे खुद ही पे करनी होती है। और इससे पहले आप लोग उदास हो जाओ ये सोच के कि इसके माँ बाप मारे जा चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसके दोनों माँ बाप जिंदा हैं, बस फर्क इतना है वो शराबी और जुआरी हैं। तो वो सारा पैसा खुद ही उड़ा देते हैं और इसके लिए कुछ नहीं बचता, तो उसे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। पर फिर भी ये खुश रहता है क्योंकि कल से ये हाई स्कूल जा पाएगा। फिर वो घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि उसके मॉम डैड तो कहीं आसपास है ही नहीं, क्या पता कहीं पी के सो गए होंगे। पर वो देखता है एक लेटर, उसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता, बस लिखा होता है सिया। इसका मतलब वो कुछ दिनों तक घर के बाहर रहेंगे, शायद कहीं वो घूमने जा रहे हैं। पर वो खुश होता है, चलो कम से कम कुछ दिनों तक घर में शांति तो रहेगी। पर जरा रुको, उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से कि वो घूमने के लिए जा पाए? और बेचारे के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है और वो चेक करता है अपनी बैंक बुक, जो वहाँ पर नहीं होती। इसका मतलब इसके मॉम डैड इसके सारे पैसे लेके भाग गए और अब बेचारे इत्सुकी के पास बस होते हैं 200 येन, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 118 रुपए। अब इतने पैसों में ये कैसे ही सरवाइव कर पाएगा? और उसने कल पूरी रात इतनी मेहनत करी थी कि अब तो उसे भूख तक लगने लग जाती है। और तब वो देखता है आगे 2 लड़कियों को, जो कि होती हैं ईयोगाकुन एकेडमी से, वही स्कूल जो पूरे जापान में सबसे बेस्ट है। और वो सोचने लग जाता है अपने स्कूल के बारे में। दरअसल ये किसी सस्ते स्कूल की बात कर रहा था जो इसके एरिया में है। कल इसका वहाँ पर एडमिशन होने वाला था, पर अब इसके पास स्कूल फी देने के लिए पैसे नहीं है, तो इसका मतलब अब ये स्कूल नहीं जा पाएगा। और वो देखता है उन लड़कियों की तरफ
वो उनसे थोड़ा जेलस भी होता है कि ये कितनी लकी हैं, इन्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। इनके माँ बाप इतने अमीर होते हैं कि ये किसी स्कूल में भी आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे ही वो आगे चलता है उसे मिलती है उस लड़की की स्टूडेंट आईडी। ये वही लड़की थी जो अभी उसके बगल में से गुजरी थी। तो वो उसे चिल्ला के रोकता है कि तुम्हारी स्टूडेंट आईडी इधर गिर चुकी है। वो लड़की रुकती तो है पर तभी उसके पास आती है एक वैन और उसमें से दो निकलते हैं किडनैपर, जो कि उसे रस्सी से बांधकर अपनी वैन में डाल देते हैं। इत्सुकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो खुद पकड़ा जाता है। अब वो सोचता है कि मेरे माँ बाप तो इतने अमीर भी नहीं है कि मुझे पैसे देके छुड़वा सके। लगता है कि ये मेरा आखिरी दिन है। पता नहीं मैंने ऐसे पिछले जन्म में क्या पाप करे थे जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। और वो किडनैपर बात करने लग जाते हैं कोनोहाना हिनाको के बारे में। वो बोलते हैं कि ये कोनोहाना फैमिली से बिलोंग करती है, इसके डैड बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो हम उनसे बहुत ज्यादा पैसे ले सकते हैं। और इत्सुकी ये नाम सुन के हैरान हो जाता है कि कोनोहाना, ये तो वही फैमिली है ना जो पूरे जापान में सबसे ज्यादा अमीर है। और फाइनली वो फिर से देखता है हिनाको की तरफ, जो कि सच में किसी प्रिंसेस से कम तो नहीं थी। ये कितनी ज्यादा सुंदर और एलिगेंट है, ऐसा उसे बस तब तक लगता है जब तक ये अपना मुंह नहीं खोलती। उसकी आवाज से तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा लेजी है। और वो बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो भी बहुत लेजी आवाज में। इत्सुकी सोचता है शायद ये डरी होगी तभी ऐसे बोल रही है। तब हिनाको फिर से बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वरना मैं यहीं पर कर दूंगी। तब इत्सुकी चिल्ला के उन्हें बोलता है कि प्लीज इसे जाने दो, वरना पता नहीं ये क्या ही कर देगी। और फाइनली वो उसे वॉशरूम जाने देते हैं। और जब वो वॉशरूम में जाके वापस आती है वो बताती भी है कि मैंने अपना काम कर लिया, जैसे कि वो कोई छोटी बच्ची हो। किडनैपर के साथ साथ इत्सुकी भी बोलता है कि किसी ने तुमसे ये चीज नहीं पूछी। अब फाइनली वो फिर से बैठ जाते हैं और इत्सुकी सोचता है कि पहले तो मुझे लगा था कि ये बहुत ज्यादा एलिगेंट और बहुत ज्यादा समझदार होगी, पर ये तो बहुत ज्यादा लेजी और थोड़ी सी खाली दिमाग की है। यहाँ तक कि किडनैपर्स को भी लगने लग जाता है कि इस लड़की की हरकतें देख के लग तो नहीं रहा कि ये कहीं से अमीर है। और तभी हिनाको अपना मुंह फिर से खोलती है। वो बोलती है कि मेरी चाय पीने का टाइम हो चुका है, तो मेरे लिए चाय बनाओ और कुछ मीठा खाने के लिए लाओ। पर किडनैपर उसे चाय की जगह पानी दे देता है। और हिनाको उससे फिर से बोलती है कि मैंने चाय और कुछ मीठा मांगा था, पानी नहीं। और अब तो किडनैपर का भी दिमाग खराब हो चुका था कि तुम यहाँ पर पार्टी में नहीं आई, ये पानी पीना है तो पियो वरना भाड़ में जाओ। और वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो इसके सामने और देर खड़ा नहीं रह सकता। तो फाइनली हिनाको पानी ही पी लेती है, पर वो पानी पी कम रही थी और गिरा ज्यादा रही थी। और जब इत्सुकी पूछता है तो वो रिवील करती है कि मुझे आदत नहीं है प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने की, तो मुझे पानी पीना नहीं आता। अब इत्सुकी और सोचता है कि मैं इससे जितनी ज्यादा बातें कर रहा हूँ मुझे पता लग रहा है कि ये कितनी ज्यादा बेवकूफ है। वो बोलता है कि पानी की बोतल मुझे दो, तुम्हें मैं पिला देता हूँ, वरना ऐसा तो तुम सारा पानी बर्बाद कर दोगी। अब उसने अपनी पूरी जगह गीली कर दी थी, तो वो उसे अपने पास बुलाता है और वो चलते चलते ही गिर जाती है और उस बेचारी के सर पे चोट भी लग जाती है। वो उसकी सर की चोट देखता है और वो बोलता है कि आखिर तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, भला चलते चलते भी कोई गिरता है। तो फाइनली थोड़ी देर बाद हिनाको उससे पूछती है, उन लोगों ने मुझे किडनैप तो इसलिए करा है क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, पर उन्होंने तुम्हें क्यों पकड़ा? तब वो बोलता है कि मैं गलत समय पे गलत जगह पर था, मैं तो बस तुम्हारा आईडी पास तुम्हें लौटाने आया था और इसीलिए उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया। तब वो अपनी स्टूडेंट आईडी लेती है और उसमें एक बटन प्रेस करती है और वो बोलती है अब टेंशन मत लो, कुछ ही देर बाद हमें कुछ लोग बचाने आ जाएंगे। और वो बोलती है कि जब तक वो लोग आएंगे क्या मैं तुम्हारी लैब पे अपना सर रख के सो सकती हूँ? मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और ये जगह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इत्सुकी शर्मा जाता है क्योंकि आज से पहले किसी लड़की ने उससे ऐसा नहीं बोला और उसे लगता है कि ये बेचारी पक्का डरी हुई होगी, तो वो उसे अपनी लैब पे सर रख के सोने देता है। और सोने के मामले में ये बिल्कुल नोबिता थी, ये जहाँ पर भी लेटती वहाँ पर सो जाती, पर आज इसे नींद नहीं आती, तो वो उससे बोलती है लोरी सुनाने के लिए। और अगर लोरी नहीं सुनानी, कोई मुझे कहानी ही सुना दो। पर इससे पहले वो स्टोरी स्टार्ट भी करता वो सो जाती है। पर तभी बहुत सारे गार्ड्स बाहर आ जाते हैं। उन्होंने जगह को चारों तरफ से घेर लिया था और थोड़ी देर सोने के बाद वो उठ जाती है क्योंकि उसे बाहर बहुत तेज की आवाज आ रही थी। अब गार्ड्स को भनक हो चुकी थी कि लोग इन्हें पकड़ने आ गए, तो वो हिनाको को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, पर इत्सुकी आ जाता है उसके सामने। वो बोलता है कि अगर तुम्हें इसे छूना भी है तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। और इत्सुकी उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। हिनाको हैरान थी कि आखिर ये अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। तब इत्सुकी बोलता है मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना ही मैं अच्छे स्कूल जा सकता हूँ, पर तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हो, तो तुम्हारी लाइफ मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बाकी एनिमे गर्ल की तरह रोने धोने नहीं लग जाती, ना ही ये तुरंत ही उसके प्यार में पड़ जाती है। ये तो अभी भी अपनी लेजी वॉइस यूज कर रही थी, सच में ये नोबिता ही है।
वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम में से अच्छी खुशबू भी आती है और तुम्हारी लैब भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मुझे उधर सोने में मजा आया। अब वो उसे आगे अपनी बात बताती है कि मेरे कई केयर टेकर्स चेंज हो चुके हैं। हाँ, वो मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं, मेरी हर विश पूरी करते हैं, पर वो मेरे साथ दोस्तों की तरह नहीं रहते। वो मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं कहीं की महारानी हूँ, जो कि ये है। पर तुम अलग हो, तुम मुझे वैसे ही ट्रीट करते हो, तुम मुझे वैसे ट्रीट कर रहे हो मानो कोई मैं नॉर्मल इंसान हूँ। और फाइनली वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तब वो बोलती है कि इत्सुकी, तुम वही हो जो मैं ढूंढ रही थी, अब मैं तुम्हें फाइनली बना लूंगी अपना। अब इससे पहले वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करती, वहाँ पर कोई स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और एक पूरी आर्मी वहाँ पर आके अटैक कर देती है और वो किडनैपर के साथ साथ इत्सुकी को भी पकड़ लेते हैं। और वहाँ पर आती है एक मेड जिसका नाम होता है शिरोनी सुजुने। वो बोलती है ये तीसरा लड़का कौन है, हमें अपनी टीम से पता चला था कि किडनैपर बस 2 ही हैं। पर तब हिना को बोलती है कि ये लड़का किडनैपर नहीं है, दरअसल इसने मेरी जान बचाई और वो अभी भी बिल्कुल लेजी थी। अब सिजुने उससे माफी मांगती है कि हमें आने में थोड़ी देर हो गई और वो उसे डांटती तो नहीं पर उसे थोड़ा समझाती है कि मैंने आपको मना करा था कि अकेले बाहर मत जाया करो, ऐसे कई लोग हैं जो पैसों के लिए आपको यूज कर सकते हैं। पर हिना को बोलती है कि मुझे पसंद नहीं आता कि वो गार्ड्स मेरे 24 घंटे आसपास घूमते रहते हैं। तब सिजुने बोलते हैं कि बाकी बात हम घर जाके कर लेंगे, पर जाने से पहले हिना को बोलती है कि ये लड़का उस काम के लिए सही है, इसे भी घर लेके चलो। और इत्सुकी जो हैरान था ये आखिर किस काम की बात कर रही है, तो गाड़ी में बैठ के वो जाते हैं उसके घर और हिनाको वो अभी भी उसके बगल में बैठ के सो रही थी। पता नहीं इस लड़की की नींद पूरी कब होगी। और सिजुने बोलती है कि हैरानी की बात है, हमारी हिनोका कभी किसी पे ऐसा भरोसा नहीं करती और अपने स्पाई की मदद से सिजुने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देती है। वो बोलती है तुम्हारा पूरा नाम है तोमानारी इत्सुकी, तुम 16 साल के हो, तुम्हें स्कूल में एडमिशन चाहिए था तो तुमने बहुत महीनों तक दिन रात मेहनत करी, पर तुम्हारे पेरेंट्स सारा पैसे लेके भाग गए, तो अब ना तो तुम्हारे पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे हैं और ना ही घर का रेंट पे करने के लिए, तो तुम्हारा मकान मालिक तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देगा। और ये चीज तो इत्सुकी को अब याद आती है कि इसने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर इसके सारे पैसे जा चुके हैं तो ये रेंट पे कैसे करेगा, और बेचारा पैनिक हो जाता है। पर तब सिजुने उसे बोलती है चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम हमारी हिनाको के लिए काम करोगे। और वो और डर जाता है कहीं मुझे मेड के कपड़े पहन के इसके आगे पीछे तो नहीं घूमना होगा। तब वो बोलती है कि पागल मत बनो, वो काम मेरा है, तुम्हें बस बनना है इसका केयर टेकर, क्योंकि हम देख सकते हैं हिनाको तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुमने उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करी तो मैं तुम्हारा मार मार के भरता बना दूंगी और तुम्हारा केयर टेकर का काम हम तुम्हें अपने मेंशन जाके समझा देंगे। अब वो फाइनली उसके मेंशन पे पहुंच जाता है, जो कि इतना बड़ा था कि वो तो पूरी तरह से उसे देख भी नहीं पाता। और ये उनका पहला घर तो था भी नहीं, ये था उसका सेकंड होम, जहाँ पर मेनली बस हिनाको ही रहती है। सभी मेड और बटलर उसके सामने आके झुक जाते हैं। वो सच में उसे ऐसा ट्रीट कर रहे थे मानो कि ये कोई क्वीन है। तब सिजुने बताती है कि हिनाको कोनोहाना फैमिली की इकलौती वारिस है, तो इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तब सिजुने उसको लेके जाती है कोनोहाना कागाने के पास, जो कि होते हैं हिनाको के डैड। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सारी फाइल्स पढ़ ली, तुम्हारा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो शायद तुम सही इंसान हो मेरी बेटी के केयर टेकर बनने के लिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे साथ वो कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। और वो अभी भी सो रही थी। फिर इत्सुकी पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या होगा, क्योंकि मुझे केयर टेकर बनने के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप किसी और को हायर क्यों नहीं कर लेते। तब उसके डैड बोलते हैं तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे, पहले ये वीडियो देखो। और वो वीडियो होती है हिनाको के बारे में। उस वीडियो में हिनाको की लाइफ दिखाई जाती है और वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्री होती है उसकी स्कूल लाइफ की। वो बहुत ज्यादा सुंदर और पॉपुलर थी। इत्सुकी को यकीन नहीं आता, क्या ये लड़की सच में पॉपुलर है। इसकी हरकतें देख के लगता तो नहीं कि इसे कोई मूवी लगाता होगा। और उस वीडियो में आगे और दिखाया जाता है कि ये पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और वो बेचारा कंफ्यूज था कि ये नोबिता से डेकिसुगी कैसे बन गई, क्योंकि ये तो इतनी होशियार थी, खुद टीचर भी इसकी तारीफ करती है। और इत्सुकी पूछता है क्या ये इसकी कोई जुड़वा बहन है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि ये आलसी लड़की इतनी ज्यादा समझदार और इतनी ज्यादा पॉपुलर है। पर तब उसके डैड बोलते हैं पूरी वीडियो पे ध्यान दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। दरअसल जब भी ये पॉपुलर बनती है तब ये बस परफेक्ट होने का नाटक करती है, पर जैसे ही ये अकेले होती है ये फिर से अपने आलस वाले मोड में चली जाती है। जब कोई उसे नहीं देखता वो एक झपकी मार लेती है और यही है इसका असली रूप। ये क्लासरूम में सो जाती है, गार्डन में जाती है वहाँ पर सो जाती है, और कई बार तो ये स्कूल के फ्लोर में भी सो गई थी। तो हमने जो केयर टेकर इससे पहले रखी थी उसका ब्लड प्रेशर तो इतना हाई हो गया था कि इसने जॉब भी छोड़ दी।
तो शायद अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि तुम्हारा काम क्या है। तो बस तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि इसकी परफेक्ट इमेज दुनिया के सामने बनी रहे, क्योंकि तुम जानते हो हमारे लिए रेपुटेशन कितनी मायने रखती है। तो इमेज को बचाने के लिए मेरी बेटी को परफेक्ट होना पड़ेगा, ताकि उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़े और वो किसी अच्छे लड़के से शादी करे जो कि हमारे जितना ही अमीर हो। पर अगर उन्हें हिनाको की सच्चाई पता चल गई तो उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तब उसका डैड बोलता है, अगर तुमने इस जॉब के लिए हाँ कर दी तो तुम्हें 24 घंटे इसी घर में रहना होगा। हम तुम्हें कमरा देंगे, खाना देंगे और ट्रैवल करने के लिए तुम हमारी गाड़ी का यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ हम तुम्हें देंगे 20,000 येन, और अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो लगभग होते हैं 11,800। और इत्सुकी हैरान होता है। वो बोलता है कि आप इतने छोटे से काम के लिए मुझे महीने के 20,000 येन देंगे। तब उसका डैड उसे करेक्ट करता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें महीने के 20,000 दूंगा, मैं हर दिन की बात कर रहा हूँ। और अगर उसे हर दिन 20,000 येन मिले तो लगभग इसे एक महीने के मिलेंगे 3,50,000 रूपए के आसपास। और बेचारा वो तो कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है कि मैं तो इनसे ये बोलने वाला था कि मैं 4,000 रूपए से नीचे में काम नहीं करूंगा, पर ये तो महीने का मुझे 3,50,000 से ऊपर दे रहे हैं। और वो इतने पैसे सुन के तो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो उसके डैड को लगता है कि ये पैसे उसे कम लग रहे हैं। फिर वो बोलते हैं, चलो ठीक है, 20,000 तुम्हें कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हें दूंगा 50,000 येन। और इसे अगर हर दिन 50,000 येन मिले तो वो महीने के हो जाते हैं कम से कम 9 लाख रूपए। पर इत्सुकी को इतने सारे पैसे की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इतने पैसे लेके जाएगा कहाँ पर। तो वो बोल देता है, ठीक है कि मैं पर डे 20,000 येन लेने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे काम पे कब से आना है। और वो बोलते हैं, वैसे दिन तो तुम्हारा कल से चालू होगा, पर तुम आज से ही हमारे साथ रहोगे, क्योंकि मेरी बेटी इतनी भोली है कि वो अपने घर में ही अपने कमरे का रास्ता भूल जाती है, तो उसे 24 घंटे केयर टेकर की जरूरत है। पर हाँ, इस बात का ध्यान रखना, तुम 24 घंटे उसके आसपास रहोगे तो सही, पर अगर तुमने उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करी तो मैं। तब इत्सुकी खुद ही बोल देता है, सुजुने मुझे पहले ही बता चुकी है कि अगर मैंने कुछ ऐसा करा तो आप लोग मेरा मार मार के भरता बना दोगे। पर उसका डैड एक स्माइल करता है कि अरे तुम क्या बात कर रहे हो, इतनी सी बात के लिए मैं तुम्हें पीटूंगा थोड़ी ना, बल्कि मैं तुम्हारी जान ही ले लूंगा। अब इत्सुकी को इतना तो समझ में आ गया था कि उसे गलती से भी वो लाइन क्रॉस नहीं करनी। तब सुजुने उसे अपना कमरा दिखाती है और वो बताती है कि उसकी सारी स्कूल ड्रेस इस कबर्ड में पड़ी हुई है, क्योंकि कल से ये जाने वाला है कियोगाकुन एकेडमी में। और वो हैरान होता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किस स्कूल के बारे में बात कर रही हो, वो वहाँ पर मुझे कभी एडमिशन नहीं देंगे और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। तब सुजुने बताती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, हिनाको वहीं पढ़ती है तो तुम्हें भी वहीं पर पढ़ना होगा, और तुम्हारा एडमिशन और सारे डॉक्यूमेंट्स वो सारी चीजें हम देख लेंगे, तुम बस उसका ख्याल रखना। और तब वो उसे बहुत सारी बुक्स दे देती है। वो बोलती है कि केयर टेकर बनने के लिए भी तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, तुम्हें सीखना होगा कि मैनर से बात कैसे करते हैं, और तुम्हें उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी, उसे सामा सामा कह के बुलाना होगा, क्योंकि वो स्टेटस में तुमसे बड़ी है। और बस इतना ही नहीं, जब तुम ये सब पढ़ लो तुम सेल्फ डिफेंस क्लासेस के लिए भी आना, तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी मैं, क्योंकि तुम देख ही चुके हो कि कई लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो तुम्हें उसे बुरे लोगों से भी प्रोटेक्ट करना है। तो अब इत्सुकी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है। वो बोलता है कि क्या अब ये मुझे ट्रेनिंग देगी। वो मन में सोचता है कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं एक लड़की से ट्रेनिंग लूंगा, शायद इसे पता नहीं कि पत्थर तोड़ तोड़ के मैंने कितनी बॉडी बनाई है, प्रैक्टिस आने दो, मैं तो उसे धूल चटा दूंगा। पर सुजुने उसे कुत्ते की तरह मारती है। बेचारा तो थोड़े लात मुंह से खाने के बाद ही हार मान लेता है। तो अब उसे हर दिन ट्रेनिंग भी करनी होगी। तो ये जॉब जितनी आसान लग रही थी उतनी है नहीं। अब थक हारने के बाद वो जाता है अपने कमरे में और वो वहाँ पर देखता है हिनाको को। वो चिल्ला के उठता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, और वो नींद में ही बोलती है कि केयर टेकर का बेड मेरा बेड है, मैं यहाँ पर भी सो सकती हूँ। तो वो जाके मैनुअल देखता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या चीज करनी चाहिए। पर तभी उसके पास आता है एक लड़की का मैसेज। वो मैसेज होता है यूरी का। यूरी उससे बोलती है, क्या कल तुम साथ में स्कूल चलना पसंद करोगे। दरअसल अभी यूरी को उसके बारे में कुछ चीज नहीं पता, तो उसे वही पुराना या फिर छोटा स्कूल लग रहा है जिसमें वो पढ़ती है। पर तब वो यूरी को मैसेज करके बताता है कि मुझे माफ करना, अब मैं उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। और ये सुनने के बाद यूरी उसे कॉल करने लग जाती है। वो जानना चाहती थी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, पर वो उसे कॉल करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें समय आने पे सब कुछ बता दूंगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। और तभी पीछे से आ जाती है हिनाको और वो बोलती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तब वो बताता है कि यूरी मेरी बचपन की दोस्त है जो बचपन से ही मेरे साथ पढ़ी है, पर अफसोस अब हम दोनों का स्कूल अलग है। और वो उसका फोन लेती है और बेड में फिर से लेट जाती है, पर वो उससे बहस नहीं कर सकता था क्योंकि अब वो उसकी मालकिन है। तो वो रिस्पेक्टफुली उससे फोन वापस मांगता है कि प्लीज मुझे मेरा फोन वापस कर दो।
और वो उसके नाम के आगे सामा लगा रहा था उसे रिस्पेक्ट देने के लिए। पर हिनाको बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फोन वापस नहीं करूंगी क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। तुम मुझे वैसा ही ट्रीट करते हो जैसे मुझे पुरानी केयर टेकर्स करा करती थी। मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। तुम मुझसे वैसे ही बात करो जैसे तुम पहले कर रहे थे, जैसे कि मैं कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़की हूँ। फिर वो सब समझाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिजुने ने मुझे साफ ऑर्डर दिए हैं कि मैं तुम्हारे सामने तमीज से रहूं और तुम्हें रिस्पेक्ट दे के बात करूं। पर वो बोलती है कि शिजुने तुम्हारी बॉस नहीं है, मैं हूं। तो अगर तुम मुझसे ऐसे ही तमीज से बात करते रहे तो तुम्हें तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा। और फिर वो मान जाता है कि ठीक है, अब से मैं तुमसे वैसे ही बात करूंगा जैसे कि तुम मेरी दोस्त हो। और ये बोल के वो उसे उसका फोन दे देती है और ये देने के बाद वो फिर से सो जाती है। सच में जब से ये कहानी शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक ये सभी सीन में सो ही रही है। अब अगले दिन ये दोनों स्कूल के लिए चले जाते हैं। इत्सुकी का आज होता है पहला दिन और वो आराम से बैठ के जा ही रहे थे, पर हिनाको मना करने लग जाती है कि मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। पर शिजुने साफ मना कर देती है कि अगले 8 घंटे तक सोने की सोचना भी मत, आप वैसे ही पूरी रात सोई हुई हैं। और फिर वो मुड़ती है इत्सुकी की तरफ। वो बोलती है कि स्कूल के सामने मैं तुम्हें इत्सुकी सामा ही बोलूंगी और तुम भी ध्यान रखना कि तुम हिनाको का लास्ट नेम यूज करना ताकि किसी को शक ना हो। और एक और चीज, मैं तुम दोनों को साथ में गाड़ी में छोड़ने नहीं जा सकती क्योंकि ऐसा करने से लोगों को शक हो जाएगा। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके केयर टेकर हो। तब हिनाको बोलने लग जाती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा लास्ट नेम यूज करो, तुम मुझसे नॉर्मली बात करो जैसे करा करते हो, एक दोस्त की तरह। पर शिजुने उसे समझाती है कि ये करना सही नहीं होगा क्योंकि ये राज हमें सबसे छुपाना है कि इत्सुकी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा केयर टेकर है। तब हिनाको बोलती है ठीक है, ये सबके सामने मेरा लास्ट नेम यूज कर सकता है, पर कम से कम जब हम अकेले होंगे तब तो ये नॉर्मली बात कर सकता है ना। और शिजुने उससे ज्यादा बहस नहीं कर सकती थी तो वो मान जाती है। तो वो स्कूल से थोड़ी देर पहले ही उन दोनों को वहाँ पर छोड़ देती है ताकि वो पैदल स्कूल जा सके। और हिनाको वो तो अभी भी बहुत ज्यादा लेजी एक्ट कर रही थी, वो तो आंखें खोल के चल भी नहीं रही थी। तब इत्सुकी बोलता है कि प्लीज नॉर्मली एक्ट करो, क्या होगा अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया। तब वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब भी कोई मुझे देखता है मुझे पता चल जाता है, चाहे वो छुप के भी मुझे क्यों ना देख रहा हो। तब इत्सुकी अपने मन में सोचता है कि मुझे इसकी रेपुटेशन का ध्यान रखना होगा क्योंकि इसके डैड मुझे 20,000 येन दे रहे हैं, वो भी दिन के, तो मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। और इसके बाद ये लोग चले जाते हैं स्कूल। तो अब ये वही टाइम है जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी, जब इत्सुकी पहली बार स्कूल आया था। तो आज इसका स्कूल का पहला दिन था, तो टीचर सबको इससे इंट्रोड्यूस करवाती है। और गवर्नमेंट स्कूल की तरह कोई भी तालियां नहीं बजाता या फिर चिल्लाने नहीं लग जाता, सब लोग बिल्कुल शांत थे और ये देख के उसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। और जब वो लोग क्लास स्टार्ट करते हैं इत्सुकी की तो हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि वो बहुत आगे का टॉपिक उन्हें पढ़ा रहे थे। 3rd ईयर के बच्चों को पढ़ाया जाता है नॉर्मल हाई स्कूल में, वो इन्हें अभी पढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फेल हो जाएगा। और उसकी नजर पड़ती है हिनाको की तरफ जो कि अब परफेक्टली एक्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एनर्जी से भरी हुई है और वो उसकी तरफ देख ही रहा था, तभी पीछे से आ जाता है ताइशो कात्सुया जो कि शुरू में उसे धमकाने लग जाता है। और उसी के पीछे पीछे आती है असाई कारेन जो कि तात्सुया के सर पे मारती है और बोलती है कि उसे परेशान मत करो, वो यहाँ पर नया है। फिर वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। लगता है कि जब हमारी क्लास चल रही थी मैंने देखा था कि तुम्हारा मुंह बना हुआ था, लगता है तुम्हें चीजें समझ में नहीं आई। चिंता मत करो, ये सभी ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ होता है, तुम्हें भी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और फिर वो उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए और बातें करते हैं और ये अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोल देता है कि इसके पेरेंट्स एक छोटी सी आईटी कंपनी चलाते हैं क्योंकि किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये गरीब है। कम से कम अच्छा तो है इसने 2 दोस्त बना लिए। पर तभी कात्सुया बोलता है कि बाकी बातें तो होती रहेंगी, मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या रिलेशन है हिनाको के साथ, तुम उसके साथ क्यों घूम रहे थे। और वो झूठ बोल देता है कि मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स बस दोस्त हैं और हम रास्ते में मिल गए थे तो हम साथ में ही आ गए और कोई बात नहीं है। और ये सुन के कात्सुया नॉर्मल हो जाता है। दरअसल अभी इत्सुकी से सब जेलस है क्योंकि उन्हें लगता है कि हिनाको उसे डेट कर रही है। तो फाइनली इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद रिसेस हो जाता है और ये जाता है लंच करने के लिए टेरेस पे, जहाँ पर बस ये और हिनाको ही थी। और हिनाको उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाना है और वो उसका केयर टेकर था तो उसे ये काम तो करना ही पड़ेगा। पर वो यहाँ तक नहीं रुकती, वो बोलती है कि अब तुमने मुझे खिलाया अब मैं भी तुम्हें खिलाऊंगी। बेचारा इत्सुकी तो ये सोच रहा था कि अगर कात्सुया ने उसे ये करते हुए देख लिया तो वो तो उसकी जान ही ले लेगा। तब इत्सुकी उससे एक सवाल पूछता है उसके प्रीवियस केयर टेकर्स के बारे में। तब वो बोलती है कि मेरे केयर टेकर ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, जो पिछली वाली थी वो तो बस 2 हफ्ते के लिए टिकी थी और उससे पहले वाली 3 हफ्ते तक। और पूरे लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा जो मेरे साथ केयर टेकर रुकी है वो रुकी है बस 1 मंथ के लिए।
तब इत्सुकी थोड़ा हैरान होता है। वो बोलता है कि कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए घर मिलता है, 3 टाइम का खाना और ऊपर से 20,000 येन पर डे। तो कोई इतनी अच्छी नौकरी पे लात क्यों मारना चाहेगा। और उसके ये फायदे सुन के वो थोड़ी उदास होती है। वो बोलती है कि तुम सारे फायदे तो गिना रहे हो, पर तुम सबसे बड़ी चीज भूल रहे हो कि तुम्हें मेरे साथ रहने का मौका मिलेगा। और ये सुन के वो ब्लश करने लग जाता है। तब हिनाको बोलती है कि प्लीज तुम बाकी लोगों की तरह मुझे छोड़ के मत जाना। और अपना लंच फिनिश करने के बाद वो फिर से उसकी लैब पे सो जाती है। और पता नहीं क्यों, पर अब इत्सुकी को ये सब चीजें अच्छी लग रही थी। उसे अच्छा लगता है जब भी हिनाको उसकी लैब पे अपना सर रख के सोती है। और तभी उसके पास कॉल आता है शिजुने का। वो उससे सभी अपडेट लेती है हिनाको के बारे में, और वो उसे बताता है कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ। और साथ ही साथ ये भी कि आज उसकी बात हुई कात्सुया और कारिन से। मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि मैं नॉर्मल स्कूल से आया हूँ, पर देख के लगा नहीं कि उन्हें कोई फर्क पड़ा। वो दिल के अच्छे थे। पर जब शिजुने उनके बारे में बताती है, बेचारा इत्सुकी तो हैरान हो जाता है। उन दोनों के ही पेरेंट्स बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, जो कि कम से कम जापान में टॉप 5 पे है। वो दोनों तो मुझसे बोल रहे थे कि वो कॉमनर्स हैं, तो इसका मतलब इसने गलती से उन लोगों को दोस्त बना लिया जो कि कुछ ज्यादा ही अमीर थे। अब जब लंच ब्रेक खत्म होता है, ये फिर से अपनी अपनी जगह पे चली जाते हैं। इत्सुकी उस पे दूर से नजर रखता है ताकि कहीं वो फिर से सो ना जाए। पर तब सुजुने का कॉल आता है उसके पास फिर से। वो बोलती है कि तुम कहाँ हो, बहुत टाइम हो गया, हिनाको की कोई मूवमेंट है ही नहीं, ट्रैकर में वो एक ही जगह पर दिखा रही है। पर तब इत्सुकी बोलता है कि वो तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। फिर सुजुने समझ जाती है कि जरूर उसका पर्स बाथरूम में गिर गया होगा, इसीलिए हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि ट्रैकर उसके पर्स में ही है। तो अब शिजुने इत्सुकी को मिशन देती है कि वो बाथरूम में से जाके पर्स लेके आए। पर बेचारा ये काम ये कैसे करता, क्योंकि वो लेडीज वॉशरूम था। तो वो बस बाथरूम के बाहर खड़ा होता है, उसके अंदर जाने की हिम्मत होती ही नहीं। और तभी वहाँ से गुजरती है तेनोजी मिराए। वो उसे अच्छे से ग्रीट करती है, पर इत्सुकी उसे नहीं पहचान पाता। और इस बात पे मिराए बहुत ज्यादा फ्रेंड हो जाती है। वो बोलती है कि तुम मुझे कैसे नहीं जानते, तुम्हें पता भी है कि मैं तेनोजी ग्रुप की वारिस हूँ। मेरे डैड की कंपनी सबसे बड़ी है, इतनी बड़ी कि वो कोनोहाना फैमिली को भी टक्कर दे सकती है। पर वो उससे माफी मांगता है, उसने उसके डैड की कंपनी का नाम कभी नहीं सुना था। पर तब वो देखती है कि कोनोहाना कंपनी का नाम सुन के इत्सुकी के कान खड़े हो जाते हैं। फिर वो बोलती है कि अब ये मत बोलना कि तुम्हें उस कंपनी के बारे में पता है, और जैसे कि हम जानते ही हैं उस कंपनी के लिए तो ये काम करता है। और इस पे मेरा और भी ज्यादा ऑफेंड हो जाती है। वो बोलती है कि ये गलत बात है, वो हर बार हमें कैसे हरा देते हैं। कोनोहा फैमिली ने हमारे नाक में दम करके रखा है, कंपनी में वो हमसे आगे है, और पॉपुलैरिटी में भी वो हिनाको मुझसे कहीं गुना ज्यादा पॉपुलर है। मैं उसके सामने कभी नहीं जीत पाती। पर वो अपने गुस्से को शांत करती है और वो बोलती है कि बाकी बातें तो होती रहेंगी, पर तुम यहाँ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो। फिर वो उसे बताता है कि दरअसल कोई है जिसका पर्स अंदर छूट चुका है, पर जैसे कि तुम समझ ही सकती हो कि मैं अंदर नहीं जा सकता, तो क्या प्लीज तुम मेरे लिए वो लेके आ जाओगी। और मिराई उसका काम कर देती है। और वो बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, क्योंकि जिसका ये पर्स था वो यहाँ पर खुद क्यों नहीं आई, उसने तुम्हें क्यों भेजा, तुम उसके नौकर नहीं हो। और बस इतना ही नहीं, वो तो उसके खड़े होने के तरीके पे भी सवाल उठाती है कि ये कैसे खड़े होने का तरीका है, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम इतने अमीर हो। अब वो उसे अमीर के तौर तरीके सिखाने लग जाती है और वो बोलती है कि तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, और अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। तो इसका मतलब मिराए थोड़ी एरोगेंट तो है, पर वो दिल की बुरी नहीं है, क्योंकि बिना जाने वो इत्सुकी की मदद करने के लिए तैयार हो गई, बस इसीलिए क्योंकि उसको लग रहा था कि इत्सुकी को बच्चे परेशान कर रहे हैं। पर तब इत्सुकी उससे पूछता है, हाँ बाकी सब चीजें तो सही है, पर क्या मैं तुम्हारे बालों के बारे में पूछ सकता हूँ, तुमने ये ब्लॉन्ड क्यों करवा रखे हैं, मुझे तो लगा स्कूल में हेयर डाई करना मना होगा। और ये सुन के वो एम्बेरस हो जाती है, वो नहीं चाहती थी कि कोई इसे रूल समझाए। वो बोलती है कि ये मेरे नेचुरल हेयर हैं, मैंने डाई नहीं करवाए, और वो वहाँ से भाग जाती है। और ये साफ था कि वो झूठ बोल रही है। और इसके बाद इसका पूरा स्कूल का दिन अच्छा जाता है, और जैसे ही घर जाने का समय आता है, कात्सुया और कारुन उसे बुलाते हैं टी पार्टी के लिए, पर वो साफ मना कर देता है कि आज मुझे जरूरी काम है, पर कल मैं तुम दोनों के साथ पक्का चलूंगा। और वो भी उसे फोर्स नहीं करते, और वो बाहर जाता है हिनाको के पास, जो कि पाउंड में मछलियों को खाना खिला रही थी। और वो घर जाने से मना कर देती है कि उसे यहीं पर रहना है, वरना घर जाके उसे और काम करने पड़ेंगे और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और वो इतनी जिद कर रही थी कि वो तो पूरा जमीन पे लेट जाती है, और वो मना कर देती है कि मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, मुझे पूरी दुनिया की ताकत आज यहाँ से नहीं हिला सकती। और ये तो इत्सुकी भी समझ चुका था कि इसे ताकत से नहीं हटाया जा सकता, उसे यूज करना होगा अपने दिमाग का।
फिर उसे याद आता है उस बैग के बारे में जो सुजुने ने उसे दिया था, जिसमें थे पोटैटो चिप्स, और इसके लालच के चक्कर में वो उसके पीछे पीछे आ जाती है। चलो किसी तरह उसका पहला दिन तो निकल गया, पर मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सुजुने अभी भी उसको ट्रेनिंग दे रही थी और उसे अमीरों के तौर तरीके सिखा रही थी, जैसे खाना कैसे खाते हैं, पार्टी कैसे करते हैं, और वो हर चीज में फेल हो रहा था क्योंकि उसे इसकी आदत थी ही नहीं। पर तब वो उससे पूछता है कि हिनाको के सारे केयर टेकर इतनी जल्दी जॉब क्यों छोड़ देते हैं, इतनी ज्यादा सैलरी मिलने के बाद भी। तब सुजुने बोलती है क्योंकि वो सारे केयर टेकर उसके डैड ने उसके लिए चुने थे और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो उसे परफेक्ट बनने में मजबूर करते थे, तो वो उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती थी। पर तुम्हारा केस अलग है, ऐसा लगता है कि वो तुम पे भरोसा करती है और शायद तुम्हें अपना दोस्त मानती है, तो शायद तुम उसके केयर टेकर बन सको, वो भी लंबे टाइम तक। और वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वहाँ से निकल जाता है। तब उसे रास्ते में मिलती है हिनाको, जो कि बोलती है तुम में तो पसीने की बदबू आ रही है, तो चलो मेरे रूम में। और वो उसे सीधे लेके जाती है अपने बाथरूम में और वो उससे बोलती है कि आज हम साथ में नहाएंगे। वो उसे मना करने की तो कोशिश करता है, पर इसको नहलाना वो भी इसके केयर टेकर का काम था, तो ये पीछे नहीं हट सकता। अब हिनाको को स्विम सूट में देख के वो ब्लश करने लग जाता है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपना ध्यान भटकाएगा। फिर वो उससे इधर उधर की बातें करने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, और वो साफ मना कर देती है कि मेरा आज तक कोई भी दोस्त नहीं बना, ना अभी है और न ही पहले था। और वो हैरान होता है कि इतनी पॉपुलर होने के बाद भी इसका कोई दोस्त नहीं है। फिर वो उससे बोलता है क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भी कोई दोस्त हो, पर वो एक स्माइल के साथ बोलती है मेरे लिए तुम ही काफी हो, तुम ही हो मेरे इकलौते दोस्त। फिर वो उसके पास बैठ जाती है और बोलती है उसे शैम्पू करने के लिए। फिर वो उससे एक सवाल पूछता है कि तुमने मुझे ही अपना केयर टेकर क्यों चुना, क्योंकि बाकी लोग मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर लेते। तब वो एक स्माइल करती है और बोलती है ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम सारे काम आराम से कर लेते हो, तुम ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और मेरी सब बात मान लेते हो। पर इत्सुकी को पता था कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि ये काम उसके पहले वाले केयर टेकर्स भी कर सकते थे। जरूर इसके पीछे कोई और रीजन है, पर वो उसको फोर्स नहीं करता। तब हिनाको बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं यूजुअली जब नहाती हूँ तो मैं ये सब स्विम सूट नहीं पहनती, वो तो शिजुने ने मुझसे कहा था ये पहनने के लिए जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। और ये सुन के वो हैरान था। जरा रुको, तो क्या शिजुने को पता है कि हम दोनों साथ में यहाँ पर है? और वो देखता है गेट की तरफ, जहाँ पर सुजुने उसे एक भूखे शेर की तरह देख रही थी। इसका मतलब अगर ये कोई भी उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पर कर देता तो सुजुने तो उसे कच्चा ही चबा जाती। अब अगले दिन कारिन और इत्सुकी ऐसे ही बैठे होते हैं और वो देखते हैं एक लड़की को जो बैडमिंटन खेल रही थी। वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी। वो अपने अपोनेंट पे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रही थी। फिर कारिन बताती है कि इसका नाम है मियाकोजिमा नारिका। ये हमारे पूरे स्कूल में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर हमारे स्कूल में हिनाको-सान नहीं होती तो यही होती हमारी क्वीन। लोग इसे पसंद तो करते हैं पर सभी इससे डरते हैं। इत्सुकी हैरान था, वो इससे क्यों डरेगा। फिर वो बताती है कि ये सबको ऐसी नजरों से देखती है मानो ये उन सबसे चढ़ती हो। ये अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझती है। अगर कोई इससे हाय हेलो भी करने आता है तब भी इसका मुंह बन जाता है। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि ये यकूजा फैमिली से है। इसका मतलब इसके परिवार वाले लोग माफिया हैं। और इत्सुकी नारिका को इग्नोर कर रहा था, पर फाइनली वो दोनों टकरा ही जाते हैं। इत्सुकी अपना मुंह छुपा छुपा के वहाँ से जा रहा था, पर नारिका उसे रुकने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि तुम इत्सुकी हो ना, और वो साफ इनकार कर देता है कि मैं इत्सुकी नहीं हूँ। पर नारिका आके उसे टैकल कर देती है और उसे पिन कर देती है ग्राउंड में। और वो बोलती है कि मुझे पता था कि ये तुम ही हो, और वो बुरी तरह से रोने लग जाती है। और वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद करा, मैं हर दिन तुम्हें याद करती हूँ। तो इसका मतलब इत्सुकी इस लड़की को जानता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, और ये चीज तो मैं कहानी की शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि इसके मॉम डैड 24 घंटे लड़ते रहते हैं। पर कई साल पहले एक ऐसा दिन आया था जब उन दोनों का डिवोर्स होने वाला था। इसकी मॉम इसको लेके वहाँ से चली गई थी, और उसकी मॉम के खानदान में से भी ज्यादा लोग बचे नहीं थे या फिर उसे पसंद नहीं करते थे। तो ये जाते हैं उसकी लेट ग्रैंड मदर की फैमिली के पास। पर वहाँ पर इत्सुकी और उसकी मॉम को देख के कोई भी खुश नहीं था। उन सबको परवाह थी नारिका की, क्या होगा अगर इत्सुकी ने उसे बिगाड़ दिया। और वहीं पर पहली बार मिलता है इत्सुकी नारिका से, जो अंदर बहुत ट्रेनिंग कर रही थी। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अगर आप आगे कंफ्यूज ना हो जाओ तो ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों फर्स्ट कजन नहीं है। दरअसल जो इत्सुकी की ग्रैंड मदर की सिस्टर थी नारिका, उनकी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इनका रिश्ता बहुत ज्यादा दूर का है। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेकंड कजन है। खैर
अभी यहाँ पर पहली बार मिलते हैं नारिका और इत्सुकी, और नारिका तो उसे अभी से सुनाने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ने इधर आ गए, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगी। तुम्हें बनना पड़ेगा मेरा केयर टेकर, तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी। इत्सुकी सोचता है भला इसको किसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये तो खुद इतनी ज्यादा खतरनाक है। पर नारिका वैसी नहीं थी जैसा वो दिखाती है। दरअसल वो छोटी छोटी चीज से डर जाती थी। वो कीड़ों से डरती थी। जब उसके डैड उस पर चिल्लाते थे वो तब रोने लग जाती थी, और वो हर बार भाग के जाती थी इत्सुकी के पास, क्योंकि उसे पता था इत्सुकी उसे हर बार प्रोटेक्ट करेगा। वो जब भी रोती वो उसका प्यार से सर पैट करता ताकि उसे अच्छा फील हो। और फिर इत्सुकी को पता चलता है उसके बारे में। दरअसल नारिका बिल्कुल भी एरोगेंट या फिर गुस्सैल लड़की नहीं है। दरअसल उसे अपने इमोशंस दिखाने नहीं आता, क्योंकि उसने बचपन से होम स्कूल में ही पढ़ा है। वो कभी किसी से मिली जुली नहीं है, तो उसे पता नहीं होता कि अपने इमोशंस कैसे दिखाएं। हाँ, वो चाहे दिखने में खतरनाक है, पर वो हर छोटी छोटी चीज से डरती है, क्योंकि वो आज तक घर से बाहर कभी निकली नहीं है अकेले। तब इत्सुकी बोलता है चलो ठीक है, तुम्हें मैं लेके जाता हूँ, और चिंता मत करो, तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हारा केयर टेकर हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो इत्सुकी उसे पूरा शहर घुमाता है, और नारिका बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो कभी भी अकेले बाहर नहीं आई थी। वो जगह जगह घूमती है, जगह जगह खाना खाती है। उसे हर वो छोटी चीज करने में मजा आ रहा था जो बाकी लोगों के लिए नॉर्मल थी। पर अफसोस ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। ये बात पता चल जाती है नारिका के फादर को, और वो इत्सुकी को बहुत ज्यादा डांटते हैं, इसीलिए क्योंकि वो उनकी बेटी को बिगाड़ रहा है। और इनकी पनिशमेंट होती है ये कि वो इत्सुकी को और उसकी मॉम को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और उनसे बोलते हैं कि कभी भी यहाँ पर लौट के मत आना। और नारिका का तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि इत्सुकी उसका पहला दोस्त था, और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। पर वो उससे वादा करती है। वो बोलती है कि इत्सुकी, मैं तुम्हारी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनूंगी, मैं वादा करती हूँ, हम फिर मिलेंगे। और उस दिन के बाद से नारिका ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर वो उसे मिला ही नहीं। पर आज वो उसे मिल चुका है, और यही रीजन था कि वो इतनी बुरी तरह रो रही थी। और वो तो इतना खुश थी कि उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, तो वो उसे आराम से बेड पे लेटा देता है ताकि वो आराम कर सके। और जब वो जाने वाला था तो नारिका उसे रोक लेती है, और वो उसे बताती है अपने बचपन के दिनों के बारे में। और इत्सुकी उसे माफी मांगता है। वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि उस दिन के बाद से तुम्हारे डैड ने तुम्हें बहुत ज्यादा डांटा होगा, मुझे तुम्हें उस दिन बाहर लेके नहीं जाना चाहिए था। पर तब नारिका उसे पकड़ती है और बोलती है कि ऐसा मत बोलो, वो दिन मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन था। मैं आज जहाँ पर भी हूँ बस तुम्हारे वजह से ही। तुमने मुझे वो दिखाया जिसके बस में सपने देखते रहती थी। अब मैं पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी हूँ, पर अगर देखा जाए वो उतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी। वो बोलती है कि मैं अभी भी फ्रेंड्स नहीं बना पाती। जब भी कोई मुझसे बात करता है मैं अजीब सा मुंह बना देती हूँ, और उन लोगों को लगता है कि मैं कोई यकूजा फैमिली मेंबर हूँ, और यही रीजन है कि मैं अभी भी अकेली हूँ। और उन दोनों की बात चल ही रही थी, पर तभी वहाँ पर कॉल आ जाता है शिजुने का। शिजुने उससे बोलती है कि तुम हिनाको से इतनी दूर क्यों खड़े हुए हो, जल्दी उसके पास जाओ और चेक करो कहीं वो सो तो नहीं गई। और वो जा रहा होता है, पर नारिका उसे फिर से रोक लेती है, और वो बोलती है कि आखिरकार तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते। पर इत्सुकी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा बिजी है। फिर नारिका बोलती है कि प्लीज मेरा सर पैट करो, जैसे तुम पहले करा करते थे जब भी मैं उदास होती थी। और वो ऐसा कर देता है ताकि उसको अच्छा फील हो। पर तभी वहाँ पर आ जाती है हिनाको, जिसके चेहरे पे तो स्माइल थी, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा जेलस थी। तब इत्सुकी समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल नारिका लॉबी में बेहोश हो गई थी, तो मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया। तब हिनाको बोलती है अच्छा, तो क्या उसके सर पे भी चोट लगी थी जो तुम उसका सर सहला रहे हो। वो बहुत ज्यादा जेलस थी। तब नारिका सच बता देती है कि दरअसल इत्सुकी और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और इत्सुकी मेरा केयर टेकर है, तभी वो मेरा सर सहला रहा है। पर फिर उन दोनों के बीच में आ जाती है हिनाको, और वो बोलती है कि वो बात अब पुरानी हो चुकी है, अगर तुम्हें नहीं पता तो अब इत्सुकी मेरा केयर टेकर है। और इत्सुकी हैरान था आखिरकार इसने ये बात इसको क्यों बताई, क्योंकि ये तो एक सीक्रेट था। और ये बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से चली जाते हैं। तब इत्सुकी उससे पूछता है कि तुमने उसे क्यों बता दिया, तुम्हें याद है ना शिजुने ने मना करा था कि ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। पर तब हिनाको बोलती है कि मैं उस लड़की को बताना चाहती थी कि तुम उसके केयर टेकर अब नहीं हो, तो अच्छा रहेगा कि तुम उससे दूर ही रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और का सर पैट करो। अब इत्सुकी सोचने लग जाता है कि ये इतनी जेलस क्यों है। जब ये उस दिन यूकी से बात कर रहा था इसने तब भी इसका फोन ले लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं हिनाको इससे प्यार करती है। पर वो खुद ही बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इतनी अमीर और पॉपुलर है, भला ये मुझे पसंद क्यों करेगी। पर असली मुसीबत तो अब आनी थी, क्योंकि इनने नारिका को सब कुछ बता दिया तो अब शिजुने इन्हें बहुत बड़ा लेक्चर देगी। और ये दोनों डरे हुए थे। हिनाको ने तो इत्सुकी को टाइट से हक कर रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शिजुने उसे डांटे। पर शिजुने उन्हें थोड़ा सा लेक्चर देने
होने के बाद छोड़ देती है। और अगले दिन कात्सिया और कारिन उसे फिर से पूछते हैं टी पार्टी के लिए, और इस बार वो मना नहीं करता। वो बोलता है ठीक है, मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। पर अब प्रॉब्लम ये थी, हिनाको बोलती है कि मुझे भी टी पार्टी में जाना है। ऐसा नहीं था कि उसे टी पार्टी में जाना अच्छा लगता है, दरअसल वो ये बोल रही थी कि जहाँ पर तुम जाओगे मैं भी वहाँ पर जाऊंगी। पर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अगर ये हिनाको को साथ में लेके गया तो कात्सिया और कारिन को शक हो जाएगा कि ये इसके इतने क्लोज कैसे है। तो वो ढूंढता है एक लूप होल। वो जाता है नारिका के पास, जो कि उससे थोड़ा नाराज थी क्योंकि अब इत्सुकी दूसरे लड़की के क्लोज आ चुका है। तब इत्सुकी बोलता है कि क्या प्लीज तुम टी पार्टी में चलोगी, क्योंकि मैं हिनाको के साथ अकेले नहीं जा सकता, तो तुम उन लोगों को बोल देना कि हिनाको तुम्हारे साथ आई है। तो नारिका उससे गुस्सा तो थी पर वो मान जाती है। पर नारिका थोड़ी नर्वस भी थी कि तुम्हें पता है ना कि मुझे इमोशंस दिखाने नहीं आता, क्या होगा अगर मैंने तुम्हारी पार्टी बिगाड़ दी। पर वो बोलता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम सब संभाल लोगी। और ये सुन के वो मोटिवेटेड हो जाती है। और जब वो ऐसे ही हॉलवे में घूम रहा था, उसे मिल जाती है मिराए और वो उसे भी टी पार्टी के लिए बुला लेता है, क्योंकि जितने अमीर लोग साथ होंगे उतना बाकी लोगों को कम शक होगा। और मिराए भी उसके लिए मान जाती है। और जब वो इन तीनों को टी पार्टी के लिए लेके जाता है, कारिन और कात्सुया तो हैरान थे कि पूरे स्कूल की सबसे 3 पॉपुलर लड़कियां हमारे टेबल पे क्या कर रही हैं। और फिर उस टेबल में वो सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पर नारिका डरी हुई थी, उसे पता था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो अपने वर्ड्स को अच्छी तरीके से नहीं रख पाएगी। पर फिर भी इत्सुकी के लिए वो ऐसा करती है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और वो बोलती है कि तुम सबसे मिलके अच्छा लगा। पर उसकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा था कि वो इंट्रोड्यूस अपने आप को कम करवा रही है और दूसरों को धमकियां ज्यादा दे रही है। और वो देख के तो कारिन और कात्सुया डर जाते हैं। पर तब इत्सुकी बात संभालता है कि वो बस दिखने में डरावनी लगती है, क्योंकि उसे लोगों से बातें करने नहीं आती। और इसका रीजन है कि वो बचपन में होम स्कूल गई थी और वहीं पर उसका स्टैंड देती है मिराई भी। वो बोलती है कि मुझे उसकी फैमिली के बारे में पता है, उनका बिजनेस है स्पोर्ट्स के सामान बेचना और उनका बिजनेस सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो याकुजा रीमर वाले की बात सही थी। और अब उस टेबल पे 2 लोगों ने उनका सपोर्ट कर दिया था। तो अब कात्सुया और कारिन भी उससे नहीं डरते और वो भी उससे नॉर्मली बात करते हैं। और इनकी ये टी पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी जाती है। सब एक दूसरे से घुल मिल गए थे और यहाँ तक वो ये भी वादा करते हैं कि वो अगली टी पार्टी भी जल्दी करेंगे। और दूसरी तरफ मिराए बात करती है हिनाको से और वो एक सुंदरे थी, तो वो अपने चेहरे पे तो नहीं दिखाती, पर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ टी पार्टी करने में मजा आया। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारी फैमिली राइवल्स है, पर फिर भी तुम उतनी बुरी नहीं हो जितना मुझे लगता था। और हिनाको भी बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ मजा आया, तो प्लीज हमें फिर से ज्वाइन करना। और ये सब होने के बाद मिराई जाती है अपनी गाड़ी में और हिनाको भी बैठने वाली होती है अपनी गाड़ी में। पर नारिका वो तो पैदल जा रही थी। तब इत्सुकी बोलता है तुम्हारी गाड़ी किधर गई। फिर नारिका बताती है कि दरअसल मेरा ड्राइवर वो ट्रैफिक में फंस चुका है, अब मैं यहाँ पर उसका वेट तो नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पर पैदल ही चली जाऊँ। और इत्सुकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो अकेले जाएगी, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके साथ चलेगा और वो सिजुने से परमिशन ले लेता है। तब इत्सुकी और नारिका साथ में बात करने लग जाते हैं। नारिका बोलती है कि तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाते, तुम मेरे केयरटेकर बन जाओ जैसे पहले थे, क्योंकि तुम मेरे हीरो हो, तुम मुझे मोटिवेट करते हो। और तब नारिका बोलती है ठीक है, पर जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ खत्म हो जाए तो तुम मेरे साथ आ सकते हो मेरे घर पे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो ठीक पहले की तरह। अब इत्सुकी अपनी ट्रेनिंग फिर से चालू रखता है और उसकी ट्रेनिंग अब पहले से भी ज्यादा हार्ड हो चुकी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अब इत्सुकी हिनाको के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करे। पर उसके लिए उसे मैनर्स सीखने होंगे, जैसे बैठना कैसा है, खाना कैसे खाना है। हालांकि वो इसकी ट्रेनिंग तो बहुत टाइम से कर रहा है, पर फिर भी अपनी आदतें बदलने में उसे टाइम लगेगा। तब वो उससे बोलता है कि वैसे हिनाको के साथ खाना खाता कौन है। तब सिजुने उसे बताती है वो अकेले खाना खाती है, उनके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि उसके डैड बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो वो उसको टाइम नहीं दे पाते। और ये सुन के उसे थोड़ा बुरा लगता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी ही मैनर्स सीख लेगा ताकि वो उसके साथ और भी टाइम स्पेंड कर सके। तो अब हर दिन की तरह ये फिर से दोनों साथ में चले जाते हैं नहाने के लिए। तब वो उसे बेसिन लाने के लिए बोलता है और गलती से वो उसके हाथ से गिर जाता है, पर वो 3 सेकंड के अंदर ही उसे उठा लेती है। और अगर आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि इसने 3 सेकंड के अंदर ही क्यों उठाया, तो दरअसल इसके पीछे एक रीजन है और ये स्टार्ट हुआ था उस टी पार्टी में। दरअसल अब तक सबको ये तो पता ही चल चुका है कि इत्सुकी नॉर्मल स्कूल से था, तो वो सभी जानना चाहते थे कि आखिर नॉर्मल स्कूल में क्या क्या हरकतें करी जाती हैं। तब इत्सुकी उन्हें बताता है 3 सेकंड रूल के बारे में, और ये शायद आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा या फिर अपने दोस्तों से सुना होगा। दरअसल 3 सेकंड रूल है, अगर हमसे कोई भी खाने का सामान नीचे गिर जाता है, पर अगर हम उसे 3 सेकंड होने से पहले ही उठा लेते हैं तो वो खाने लायक होता है, उसमें जम्स नहीं लगते।
और ये रूल हिनाको को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो तब से ऐसा ही कर रही थी। वो अपनी कुकी जानबूझ के गिरा देती है और 3 सेकंड में उठा के बोलती है 3 सेकंड रूल। और यही रीजन था, आज भी जब उसके हाथ से बेसिन गिर चुका था तब उसने 3 सेकंड से पहले ही उठा लिया और उसको उठा के भी वो बोल रही थी 3 सेकंड रूल। पर इत्सुकी समझाता है कि 3 सेकंड रूल ऐसे काम नहीं करता, वो बस खाने की चीजों के लिए है। और ध्यान रखना, ये 3 सेकंड रूल किसी के सामने यूज मत करना, क्योंकि अगर तुमने करा तो वो शिजुने मेरी जान ले लेगी। वो बोलेगी कि मैं तुम्हें उल्टी सीधी चीजें सिखा रहा हूँ। और फिर वो पूछती है मिरे के बारे में कि आखिर तुम मुझसे क्या बातें करते रहते हो। जब हम टी पार्टी में भी गए थे तब भी तुम मुझसे अकेले में बातें कर रहे थे। फिर वो बताता है ज्यादा कुछ खास नहीं, पता नहीं क्यों वो हर बार मुझे मैनर सिखाते रहती है। वो मुझे हर बार बोलती है कि सही से खड़े रहो, सही से चाय पियो, यहाँ तक कि वो बातें करने का तरीका भी मुझे सिखाती है। और वो ऐसा क्यों करती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर हिनाको बोलती है ठीक है, पर तुम मेरे केयर टेकर हो तो तुम्हें मेरे साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और इससे पहले वो उससे कुछ बोल पाता, हिनाको बेहोश हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसे बहुत तेज की बुखार है। पर इस बारे में शिजुने ने उसे पहले ही बता दिया था कि ये कभी भी बेहोश हो सकती है। पर वो देखता है कि शिजुने को कोई फर्क पड़ता ही नहीं और ये चीज उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। तब शिजुने उसे बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, दरअसल ये नॉर्मल है, क्योंकि ये लोगों के सामने एक तरह से एक्टिंग ही करती है, लोगों को दिखाती है कि ये कितनी ज्यादा परफेक्ट है। तो ऐसा करने में इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाती है, तो इसीलिए ये महीने या फिर हफ्तों में 1-2 बार बेहोश हो ही जाती है। और वो बोलता है कि तुम ऐसी बातें इतनी आराम से कैसे बोल सकती हो, क्या तुम्हें पता भी है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, क्या वो नॉर्मली एक्ट नहीं कर सकती जैसे उसे करना है। पर इस बात पे शिजुने भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें जबान लड़ाने के पैसे नहीं दिए गए हैं, चुपचाप से जो तुम्हारा काम है बस वही करो। तो फिर वो उससे बहस नहीं करता, पर वो स्कूल जाने से मना कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इसके साथ रहूंगा, पर शिजुने बोलती है कि तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही तुम पढ़ाई में बहुत ज्यादा बुरे हो और अगर तुम फेल हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो ना चाहते हुए भी चली जाता है स्कूल। और हैरानी की बात तो ये थी कि कोई हिनाको के बारे में पूछता ही नहीं कि आज वो स्कूल क्यों नहीं आई। और उसे तब पता चलता है कि इन सब लोगों को झूठ बोला गया है। दरअसल स्कूल में ये बताया जाता है कि वो अपनी बिजनेस के चलते स्कूल नहीं आ सकती, और ऐसा महीने में 1 या 2 बार तो होता ही है। किसी को नहीं पता कि वो घर पे बीमार पड़ी है, और इससे ये भी साफ पता चलता है कि वो हर महीने में 2-3 बार बीमार पड़ती है। तब वो स्कूल से जल्दी घर आ जाता है और वो बोलता है कि आज की ट्रेनिंग हम जल्दी करेंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ बिताना है। और शिजुने मान जाती है, तो वो उसकी ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा जल्दी स्पीड में करती है और वो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। और वो देखता है कि वो अपनी नींद में अपने डैड को बुला रही होती है और वो सोचता है कि हम दोनों ज्यादा अलग नहीं है, मुझे भी कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला और मुझे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि हम गरीब हैं, इसलिए वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते या फिर मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। और हिनाको इतनी अमीर है और उसके डैड उससे प्यार भी करते हैं, पर इतना प्यार करने के बाद भी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी बेटी के साथ समय बिता सके। और जहाँ तक बात रही उसकी मॉम की, वो बहुत पहले ही गुजर चुकी है। तब शिजुने अंदर आती है। इत्सुकी उससे पूछता है कि आखिर वो उसको इतना फोर्स क्यों करते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि ये इतनी परफेक्टली रहे, जब वो नहीं देख सकते कि इसकी वजह से इसे कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है। तब शिजुने उसे एक सच्चाई बताती है। वो बोलती है इसका असली रीजन कुछ और है। दरअसल सच्चाई ये है कि हिनाको का एक बड़ा भाई भी है। हाँ, तो इस पूरे कोनोहाना बिजनेस का मालिक वही बनने वाला था, पर हिनाको के डैड को ऐसा नहीं लगता कि वो इसके लायक है। उन्हें लगता है कि वो कंपनी डुबा देगा, तो इसीलिए वो करवाना चाहते हैं हिनाको की शादी, ताकि जो उनका सन इन लॉ हो, यानी कि हिनाको का पति, फ्यूचर में वो बन सके इस कंपनी का नया मालिक। और उसे एक परफेक्ट हस्बैंड तभी मिलेगा जब वो खुद परफेक्ट होगी। और इत्सुकी को उस पे दया आती है। तो अब इनके मिड टर्म एग्जाम आने वाले थे, पर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। वो बोलता है कि ये इतना मुश्किल है तो मैं तो पास हो ही नहीं पाऊंगा। अगर वो पास नहीं हो पाया तो उसे केयर टेकर की जॉब से निकाल दिया जाएगा। और यही रीजन था कि हिनाको ने उससे बोला था कि तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं हर बार फर्स्ट आती हूँ। फिर कात्से उससे पूछता है कि तुम तो नॉर्मल स्कूल से आए थे ना, तो वहाँ पर कैसे पढ़ाई करते थे। तब वो बताता है कि वहाँ पर हम ग्रुप स्टडी करते थे और ये चीज इनके लिए नई थी, तो ये सब लोग करते हैं ग्रुप स्टडी। और वो बाकी लोगों को भी लेके आ जाता है और ये सब लोग बना लेते हैं एक टीम। जो पढ़ने में वीक था वो उसके साथ बैठता है, जो पढ़ने में अच्छा है। हिनाको चाहती थी कि उसकी टीम बने इत्सुकी के साथ, पर बीच में आ जाती है मिरे और वो खुद ही बोल देती है कि मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हें तो मैं ही पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ तुम्हें थोड़े मैनर्स भी सिखा दूंगी। और ये सुन के हिनाको दिखाती तो नहीं, पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, इतना कि वो अपना पैर उसके पैर पे दे मारती है। तो फाइनली बहुत देर पढ़ने के बाद ये रेस्ट लेते हैं और इत्सुकी और मिरे आते हैं बाहर।
और मेरे उससे डायरेक्ट पूछती है, क्या तुम सच में किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो? और वो हैरान था, कहीं से पता तो नहीं चल गया? तब वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारा उठने का तरीका, बैठने का तरीका या फिर टी का ग्लास पकड़ने का तरीका वो कोई भी अमीरों के तरीके से नहीं मैच करता। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो। पर मैं इस स्कूल की हिस्ट्री जानती हूँ, वो किसी गरीब को यहाँ पर तो नहीं रखेंगे। तो इसके पीछे बस एक ही रीजन हो सकता है। मेरे ख्याल से तुम भी मेरी तरह। और इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, पर वो बीच में ही रुक जाती है और वो बोलती है, मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ। और बेचारा कंफ्यूज था, इसका क्या मतलब था कि मेरी तरह ये क्या बोलने वाली थी, पर वो ज्यादा नहीं सोचता। अब जब वो वहाँ पर बैठते हैं तो ये बात करने लग जाते हैं कोनोहाना पार्टी के बारे में, जो रिसेंटली होने वाली थी। और सभी टेबल पे बोलते हैं कि मैंने उसकी पार्टी के बारे में सुना है, वो सच में बहुत कमाल की होती है। तो हिनाको सबको इनवाइट कर देती है और सभी लोग तैयार थे, यहाँ तक कि मेरे भी। वो बोलती है कि वैसे तो हम दोनों के डैड राइवल्स हैं, पर फिर भी मैं उस पार्टी में जरूर आऊंगी, क्योंकि अब हम दोनों तो दोस्त हैं ना। और घर जाने के बाद इत्सुकी और भी ज्यादा पढ़ाई करने लग जाता है। उसे दो पढ़ाई एक साथ करनी होती है, स्कूल की भी और केयरटेकर की भी। तब हिनाको बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, चलो बाहर घूमने चलते हैं। पर इतनी बार में बाहर जाना नामुमकिन था, क्योंकि बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे होंगे। तब हिनाको बोलती है, मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है, और वो उसे किसी पीछे के रास्ते से बाहर लेके जाती है। तो वो आराम से बाहर घूमते हैं और वो उसे आइसक्रीम भी देता है। और वो ऐसे ही नॉर्मली बात करने लग जाते हैं उसकी हेल्थ के बारे में। और ऐसे ही बातों बातों में उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है और वो बोलती है 3 सेकंड रूल। और वो आइसक्रीम को उठा के खाने ही वाली थी, पर इत्सुकी उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि 3 सेकंड रूल ऐसे काम नहीं करता, तुम आइसक्रीम जैसी चीजें उठा के नहीं खा सकती। सच में ये आदत इसे किसी दिन बहुत बुरी तरह फंसाएगी। अब अगले दिन इत्सुकी पूरा तैयार होके जाता है, और इस बार वो एज अ केयर टेकर नहीं बल्कि एक बटलर की तरह जा रहा था, क्योंकि आज थी एक बहुत बड़ी मीटिंग। और अगर ये मीटिंग क्रैक हो गई तो कोनोहाना फैमिली को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तब इत्सुकी पूछता है, तो मैं वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ, क्या होगा अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया? तब शिजुने बोलती है कि तुम्हें वहाँ पर कुछ काम नहीं करना, तुम बस वहाँ से बहुत दूर रहोगे ताकि तुम उन लोगों को देख सको। अगर तुम अमीर लोगों के तौर तरीके देखोगे तो तुम उनकी तरह एक्ट भी कर पाओगे। और वहाँ पर वो मिलते हैं चिकामोटो से, जो कि अपनी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। और दरअसल वो हिनाको से पहले मिल चुका था जब वो 7 साल की थी। और वो बोलता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो। और हिनाको भी बोलती है, आपसे भी मिलके अच्छा लगा, मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम आपसे मिली थी। और वो उसे झुक के ग्रीट करती है और सभी लोग उससे इम्प्रेस थे कि ये इतनी छोटी उम्र में भी कितना अच्छा बिहेव करती है। और फिर ये जाते हैं खुली हवा में खाना खाने के लिए। इत्सुकी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये बिजनेस की बात करेंगे कब, ये तो तब से ठूसे जा रहे हैं। तब शिजुने उसे बताती है कि यहाँ पर शब्दों से ज्यादा मैनर्स को अहमियत दी जाती है, वो एक दूसरे के मैनर्स देख रहे हैं। और शिजुने आगे उससे और बोलती है कि अगर इनसे कुछ भी गलती हो गई तो वो डील पे बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। और यही रीजन है कि हम लोग और हिनाको के डैड हिनाको को इतना फोर्स करते हैं परफेक्ट बनने के लिए। और तभी वो चिकामोटो हिनाको की शादी की बात करने लग जाता है कि आपकी बेटी में बहुत ज्यादा मैनर्स हैं और आपको इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेना चाहिए, ताकि जब इसकी सही उम्र हो तो ये शादी कर ले। और वो खुद बोलते हैं कि अगर आपकी नजरों में कोई लड़का नहीं है तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और ये सुन के वो हैरान था कि ये इसकी शादी की बात अभी से क्यों कर रहे हैं, और क्या इन लोगों ने एक बार हिनाको से पूछा भी? पर तभी हिनाको एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। आपको याद ही होगा कि किस तरह वो 3 सेकंड रूल को फॉलो कर रही थी, और उसी रूल को वो फॉलो कर देती है अभी। उससे गलती से थोड़ा खाना नीचे गिर जाता है और वो उसको 3 सेकंड के अंदर उठा के खा लेती है। और ये चीज होने के बाद पूरे टेबल में सन्नाटा छा चुका था, कोई भी कुछ नहीं बोलता। और हिनाको को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या कर दिया। और चिकामोटो भी बोलता है, शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत था, अभी तुम्हें अपने आप पे और काम करना चाहिए। और जब उनके जाने का टाइम आ चुका था, वो चिकामोटो इतना खुश नहीं लग रहा था। अब ये तो तय था कि ये डील इनके हाथ से गई। अब कागेन गुस्से में था, वो शिजुने को बुलाता है और पूछता है कि ये घटिया हरकत हिनाको को किसने सिखाई, मैंने उसे आज से पहले ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। अब शिजुने उसे नहीं फंसाना चाहती थी, तो वो अपना नाम लगाने ही वाली होती है, पर बीच में आ जाता है इत्सुकी और वो बोलता है कि ये मेरी गलती है, ये मैंने उसे सिखाया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर वो बोलता है कि नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने तुम पे भरोसा करा था। मैंने अपनी बेटी को केयर टेकर इसलिए चुनने दिया क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, पर देखो अब क्या हुआ। और वो शिजुने को ऑर्डर देता है कि हिनाको को ट्रेनिंग देना चालू करो। अब वो 24 घंटे अपने परफेक्ट बिहेवियर में रहेगी, एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए। और ये सुन के वो हैरान था, वो बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या आप जानते हैं कि वो कितने स्ट्रेस में है?
वो 24 घंटे फेक बिहेवियर नहीं दिखा सकती। आपको पता है ना कि वो कितनी बीमार पड़ जाती है इस नकली एक्टिंग की वजह से। पर कागेन उससे बोलता है कि तुम बीच में मत पड़ो, और वैसे भी अब मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, तो तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है वो उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। और अगर तुम मेरी बेटी के पास दिखे भी तो तुम्हारा अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो उसके जितने पैसे बनते थे वो उसे दे देते हैं और उसे निकाल देते हैं मेंशन के बाहर। हाँ, उसका मेन मोटिव तो यहाँ पर पैसे कमाना ही था, पर अब उसे बुरा लग रहा था। वो बोलता है कि हिनाको बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी, मेरे अलावा कोई नहीं था जो उसे समझ सकता था। और हिनाको अपने कमरे में अकेली थी और वो इत्सुकी के बारे में पूछती है, क्या वो जा चुका है, क्या हम उसे फिर से हायर नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रही तुम उसे फिर से मेरा केयरटेकर बना दो, वो हमारा सर्वेंट बन सकता है, या फिर गार्डनर, या फिर कुक, ऐसा कोई तो काम होगा जो हम उसे दे सके। पर सुजुने साफ मना कर देती है कि कागेन सामा ने मुझसे साफ कहा है कि उसको इस मेंशन के आसपास भी नहीं भटकना। पर वो बोलती है कि मुझे उससे मिलना है और मैं मिलके रहूंगी। और सिजुनो को पता था ये भागने की कोशिश करेगी, तो ये उसके गेट के बाहर गार्ड्स लगा देती है। पर आज इसको कोई नहीं रोक सकता था, तो वो डिसाइड करती है कि वो खिड़की से भागेगी। और दूसरी तरफ इत्सुकी अकेला बैठा हुआ था। तभी उसे रास्ते में मिलती है नारिका, और वो नारिका को सब कुछ बात बताता है कि किस तरह आज उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और वो बोलता है कि किस तरह मेरी वजह से ही हिनाको की जिंदगी और ज्यादा बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसे वो बेकार चीज सिखाई। पर नारिका उसे समझाती है, क्या तुम्हें पता है कि किस तरह मेरे साथ भी ऐसी चीज हुई थी सालों पहले? हाँ, उस टाइम भी मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि तुमने मुझे बिगाड़ दिया, पर वो सच नहीं था। तुमने मुझे इम्प्रूव करने में मदद करवाई और तुम मेरी मोटिवेशन का कारण बने। और मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि हिनाको के साथ भी वही चीज हुई है। और फिर वो ध्यान से सोच के देखता है कि उसके परिवार में उसे कोई भी टाइम नहीं देता। हाँ, उसे प्यार तो सभी करते हैं, पर फिर भी उसे समझता कोई नहीं। और तभी वो ऐसी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है, जैसे कि 3 सेकंड रूल। और फिर वो बोल देता है कि मुझे उससे मिलना है, और वो भाग जाता है उसके मेंशन की तरफ। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड थे, पर किसी में भी इतना दम नहीं था कि वो इत्सुकी को आज रोक सके। वो सबको उठा उठा के पटकता है। उसकी ट्रेनिंग आज काम आ गई, और उसके लिए अच्छी बात ये थी कि उसे पूरे मेंशन का रास्ता पता था। और अगर आपको याद होगा, जब ये दोनों बाहर गए थे एक सीक्रेट रास्ते से, तो ये उस रास्ते से ही घर के अंदर चली जाता है। इसे सारे रास्ते पता थे, और अब तो उसके पास ट्रेनिंग भी थी, तो कोई भी इसके सामने नहीं टिक पाता। पर तब इसकी नजर पड़ती है हिनाको की तरफ, जो खिड़की से उतर तो रही थी, पर वो बीच रास्ते में अटक जाती है और उसका हाथ छूट जाता है। वो तो सही था कि इत्सुकी सही टाइम पे पहुंच जाता है, और ये दोनों वहाँ से भाग के छुप जाते हैं एक ब्लाइंड स्पॉट पे, जहाँ पर इन्हें कोई नहीं ढूंढ पाता। और वो तो बोलती भी है कि मुझे तुमसे अलग नहीं रहना, प्लीज तुम मुझे किडनैप कर लो और मेरे डैड को धमकी दो कि अगर तुमने मुझे फिर से हायर नहीं करा तो बहुत बुरा होगा। और इत्सुकी बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, लगता है तुम तो मुझे जेल भिजवाओगी, पर मैं उन्हें समझाने की जरूर कोशिश करूंगा, मुझे उनसे बात करने दो। पर तभी वहाँ पर आ जाती है सिजुने, और इतना तो इसे भी पता था, चाहे ये कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो गया हो, ये आज तक सिजुने को नहीं हरा पाया और न ही आज हरा पाएगा। तब हिनाको एक डील रखती है। वो बोलती है कि प्लीज इत्सुकी को यहाँ पर रहने दो, और मैं वादा करती हूँ कि मैं 24 घंटे अपने परफेक्ट बिहेवियर में रहूंगी। मैं बिल्कुल भी बच्चों की तरह हरकतें नहीं करूंगी और न ही मैं सोऊंगी। पर इत्सुकी तब बीच में आके बोलता है कि मुझे ये डील मंजूर नहीं है। मेरा वापस आने का फायदा ही क्या हुआ अगर तुम अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी खो दोगी? मैं वापस आया ही इसलिए हूँ ताकि तुम नॉर्मली जी सको, तुम वो बन सको जो तुम खुद हो। पर तब इन्हें पता चलता है कि सिजुने यहाँ पर उन्हें पकड़वाने नहीं आई, बल्कि वो तो यहाँ पर उनकी मदद करने आई थी। और फिर सीन कट होता है कागेन के ऑफिस में, जहाँ पर सिजुने उसे दिखाती है 4 लेटर, और वो बताती है कि ये चारों लेटर इनविटेशन है। याद है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, तो उस पार्टी में इनवाइटेड है मियाकोजिमा फैमिली, ताइशो फैमिली, असाई फैमिली और तेनोजी फैमिली। और वो हैरान होता है, शुरू के 3 नाम तो तभी बिलीवेबल थे, पर तेनोजी ये तो उनके पक्के राइवल थे, और अगर सच में अगर इनसे इनकी दोस्ती बढ़ गई तो इनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। फिर कागेन पूछते हैं कि ये मानने के लिए तैयार कैसे हो गए? तब सिजुने बताती है कि ये सब हुआ है आपकी बेटी की वजह से, और अगर मैं और डिटेल में समझाऊं तो ये हुआ है उस केयरटेकर की वजह से। इत्सुकी दरअसल उसने ही हिनाको को बहुत ज्यादा मोटिवेट करा है। हिनाको सान बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बना पाई, और ये उसके सभी दोस्त बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कागेन बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है, क्योंकि अगर वो चाहता भी तो इन चारों को कभी साथ में नहीं बुला सकता था, पर हिनाको ने ये कर दिखाया। वो अगले दिन पार्टी हो जाती है और इत्सुकी को फिर से जॉब पे रख लिया था, और वहाँ पर आते हैं वही 4 लोग।
और साथ में उनके पेरेंट्स भी। और वहाँ पर सबसे ज्यादा तो नर्वस थी नारिका, पर मिरे उसकी मदद करती है। और ये चीज तो आपने भी नोटिस करी होगी कि जो भी नर्वस होता है या फिर थोड़ा डरा हुआ होता है, उसकी मिरे हर बार मदद करती है। और सब कुछ अच्छा जा रहा था, तब कागिन बुलाते हैं इत्सुकी को, और वो भी उसको सेम ही चीज बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी नेक्स्ट हेड बने कोनोहाना फैमिली की, पर उसके लिए मुझे चाहिए एक परफेक्ट सन इन लॉ। पर मैं चाहता हूँ कि कंपनी वो ही चलाए, और जाने अनजाने में ही सही तुमने उसे पहले से ज्यादा बेहतर कर दिया है। बस यही एक चीज थी जिसकी उसमें कमी थी, पर तुमने वो दूर कर दी। अब वो अच्छे दोस्त बना सकती है जो फ्यूचर में हमारे बिजनेस को फायदा ही करेंगे। पर उसको ये सब चीजें उतनी सही नहीं लगती। आखिरकार ये उसकी शादी के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं। पर वहाँ पर आती है हिनाको, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो इतने टाइम से अपने परफेक्ट बिहेवियर में थी, तो वो थोड़ा थक गई थी। तो वो उसका हेड पैड करता है, पर पता नहीं क्यों अब वो ब्लश करने लग जाती है और उससे दूर भाग जाती है। और वो बोलती है कि पता नहीं मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और इसके बाद से ही हिनाको बहुत अजीब बिहेव करने लग जाती है। जब भी इत्सुकी उसके पास आता है, वो बहुत ज्यादा ब्लश करती है या फिर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो उसे दूर भगाती है। वो पूछता है कि आखिरकार मुझसे क्या गलती हो गई, पर शिजुने के पास इसका जवाब नहीं था। वो बोलती है उसे बस थोड़ा टाइम दो, शायद वो अपने आप सही हो जाएगी। और आज गाड़ी में भी वो उससे गले नहीं लग रही थी। और फाइनली ये चली जाती है स्कूल में, और एग्जाम में टॉप किया होता है हर बार की तरह हिनाको ने। उसके आए थे 100 में से 997 नंबर, और सेकंड नंबर पे थी तेनोजी मीरे जिसके आए थे 991। वो बस 8 नंबर से पीछे रह गई, वरना वो फर्स्ट आ जाती। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि वो हर बार मुझे कैसे हरा देती है। तब इत्सुकी बोलता है कि इसमें गुस्से होने वाली कौन सी बात है, कम से कम तुम सेकंड तो आई, जरा मुझे देखो, मैं तो बड़ी मुश्किल से पास ही हुआ हूँ। और ये सुन के वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या मतलब तुम मुश्किल से पास हुए हो, तुम्हें तो मैंने पढ़ाया था ना, बस बहुत हुआ, आज से मैं तुम्हें डेली पढ़ाऊंगी, वो भी अकेले। और वो हैरान होता है, पर वो अपनी सच्चाई बताती है कि दरअसल मुझे तुम्हें पढ़ाना है, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें पढ़ाया तब से मेरे मार्क्स भी और ज्यादा सुधर गए। हाँ, मैं हर बार सेकंड तो आती थी, पर मैंने इतना अच्छा स्कोर आज से पहले कभी नहीं करा। तो अगर मैं तुम्हें डेली पढ़ाऊंगी तो शायद एक दिन मैं उस हिनाको को भी पीछे छोड़ दूंगी, और इसी बहाने मैं तुम्हारे मैनर्स पे भी काम कर लूंगी, क्योंकि तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तब वो शिजुने से भी परमिशन ले लेता है कि वो पढ़ने के लिए जा रहा है मिरे के पास। और शिजुने को भी ये आइडिया पसंद आता है। वो बोलती है कि मैनर्स के बारे में वो तुम्हें मुझसे अच्छा समझा देगी, क्योंकि वो भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। अब इसने इससे तो परमिशन ले ली थी, पर अब इसे बताना था हिनाको को भी। और हिनाको बोल देती है कि अगर तुम्हें उसके साथ जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी खुद की लाइफ है। और वो देखता है कि आज तो इसने फुल बॉडी स्विमसूट पहना है, क्योंकि इससे पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं करा। तो वो उससे पूछता भी है, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुम बहुत अलग बिहेव कर रही हो। पर वो उससे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। पर सच्चाई ये थी, वो सच में अब उससे बहुत दूर दूर रहने लगी थी। तो अब वो मिरे के साथ पढ़ाई करता है और साथ ही साथ उससे मैनर्स लेसन भी लेता है, जैसे कि उसके साथ खाना कैसे खाना है। अब वो खाना खाना क्यों सीख रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरी तरफ हिनाको उससे शिजुने पूछती है कि आखिर तुम इत्सुकी से इतना आजकल दूर दूर क्यों रह रही हो, क्या उसने कुछ करा है। वो बोलती है पता नहीं क्यों आजकल वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। पहले जब भी वो मेरे साथ रहता था तो उसका फोकस मुझ पे रहता था, क्योंकि वो मुझे दोस्तों की तरह ट्रीट करता था। पर आजकल ऐसा लग रहा है कि वो बस मेरे साथ इसीलिए रहता है, बस इसीलिए क्योंकि ये उसकी जॉब है, वरना वो पूरा दिन तो उस मिरे के साथ रहता है। पर शिजुने उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, बस उसे थोड़ा टाइम दो। और अब अगले दिन मिरे उसे लेके जाती है अपने घर पर, ताकि वो पढ़ाई कर सके और वो उसे थोड़े मैनर्स वाली लेसन भी दे सके। तो वो उसके घर में जाते ही मिलता है उसके डैड से, जो कि बहुत ज्यादा चिल थे, यहाँ तक कि वो तो उसे टीज भी करते हैं, तुम बस इसके दोस्त ही हो ना, कहीं तुम मेरी बेटी के पीछे तो नहीं पड़े हुए। वो तो बीच में मेरे आके बोलती है कि मुझे एम्बेरस मत करो, ये बस यहाँ पर पढ़ने ही आया है। तो फिर उसके डैड उसे इनवाइट करते हैं खाने पे, और उसके डैड भी उसकी मैनर की तारीफ करते हैं कि तुम्हारा खाने का तरीका सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। पर मिरे मना करती है, वो बोलती है कि इसे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। आपने देखा था ना कि वो सूप किस तरह पी रहा था, वो बहुत ज्यादा नर्वस था। दरअसल उसके डैड को इतनी छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी मिरे सही थी, वो थोड़ा नर्वस तो था। अब वो बाहर देखता है तो बारिश हो जाती है, तो मिरे उससे बोलती है कि तुम आज रात को यहीं पर रुक जाओ, हम तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं जाने दे सकते। तो वो शिजुने को भी इन्फॉर्म कर देता है कि आज रात को वो यहीं पर रुकेगा, और कल वैसे भी स्कूल की छुट्टी थी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जाता है उसके बाथरूम में नहाने के लिए,
और ये बाथरूम दो हिस्से में डिवाइडेड था। एक था मेन के लिए, दूसरा था वुमेन के लिए। पर वो देखता है कि उसके बाथरूम में तो कोई पहले से अवेलेबल था और वो कोई और नहीं मिरे की मॉम थी। और वो बोलती है कि मुझे माफ करना, लगता है मैं फिर से गलत बाथरूम में आ गई। इन्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। और सबसे फनी बात ये थी कि ये अभी तक इत्सुकी से मिली नहीं थी, पर फिर भी वो उसे जानती थी। वो बोलते हैं कि तुम पक्का इत्सुकी होगे, मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तब वो बोलता है कि आप इतना शांत एक्ट कैसे कर सकती हैं? क्या आप हैरान नहीं है कि आप मेरे बाथरूम में आ गई? और पर तभी वहाँ पर भागते भागते आ जाती है मिरे भी। वो बोलती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? पर उसकी मॉम बोलती है कि मैं अपने आप को एम्बेरस नहीं कर रही, मैंने तो दरअसल स्विम सूट पहन रखा है। पर अगर तुम्हारी बात कहें। और तब मिरे को रियलाइज होता है कि वो तो टॉवल में ही भागते भागते आ गई। तो वो वहाँ से फिर से भाग जाती है और बाद में जब वो नहा के वापस आते हैं तो वो माफी मांगती है अपने मॉम के बारे में। और वो मिरे की बालों की भी तारीफ करता है कि तुम्हारे बाल ऐसे में ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, इतना कि जब वो अगले दिन जाता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, शायद वो भी इसको पसंद करने लगी थी। पर तभी उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक फियांसे ढूंढ लिया है, पर उससे पहले मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम मना कर सकती हो, या फिर अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो वो भी हमको बता दो, हम तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहते। वो थोड़ा सोचती है और वो रियलाइज करती है कि अगर वो उस लड़के से शादी करेगी जिसको उसके डैड ने चुना है तो वो कंपनी के लिए ज्यादा सही रहेगा। तो वो बोल देती है कि ठीक है कि आप जिस लड़के को भी चुनोगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके फैमिली वाले उसे फोर्स तो नहीं करते, पर फिर भी वो शादी के लिए तैयार थी। और जब इत्सुकी घर पहुंचता है तो हिनाको बहुत ज्यादा नाराज होती है। वो बोलती है कि मुझे सब कुछ बताओ कि तुमने उसके साथ क्या क्या करा। क्या तुमने उसके साथ खाना खाया? क्या तुमने उसके साथ पढ़ाई करी? क्या तुमने उसके साथ बात भी लिया था जैसे तुम मेरे साथ लेते हो? वो बोलता है कि तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, मैंने उसके साथ खाना खाया और पढ़ाई करी, पर बात वो मैंने उसके साथ नहीं लिया। और तभी उसे याद आता है कि अरे रुको, इनडायरेक्टली ही सही पर मैंने उसकी मॉम के साथ बात जरूर लिया था। और वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। तब वो बहुत जेलस होके बोलती है आखिर तुम केयर टेकर हो किसके? अब तुम 24 घंटे उसी के पास रहते हो, तुम कल पूरी रात उसके साथ रहे। इत्सुकी अब तुम बदल चुके हो और यही रीजन था कि वो उससे अब दूर दूर रहती है। पर फिर वो उसे सच्चाई बताता है कि दरअसल मैं उसके साथ इसीलिए रह रहा था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और वो सरप्राइज ये था कि अब से वो हिनाको के साथ बैठ के खाना खाएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले आपको बताया था कि हिनाको खाना अकेले खाती थी, ना उसके साथ सिजुने रहती थी ना ही उसके डैड। तो वो मिरे के साथ इतनी ट्रेनिंग इसलिए ले रहा था ताकि वो अपने मैनर्स को सुधार सके और इसके साथ बैठ के खाना खा सके। और ये उसका एक टेस्ट भी था, तो वो अच्छी तरीके से खाना खाता है और इस टेस्ट में सिजुने उसे पास कर देती है। इसका मतलब अब वो हर दिन हिनाको के साथ खाना खा सकता है। तो अब सब कुछ ट्रैक पे फिर से आ रहा था। वो हिनाको के साथ भी रहता था, पर वो पढ़ने के लिए जाता था हर दिन मिरे के साथ, क्योंकि मिरे ने उससे एक प्रॉमिस मांगा था कि अगले सेमेस्टर में वो कम से कम टॉप 50 में तो आएगा ही। तो वो उसे डेली पढ़ाती है, पर आज वो थोड़ी खोई खोई लग रही थी, उसका पढ़ाई पे ध्यान था ही नहीं। और उनके साथ आ जाती है नारिका भी। नारिका और इत्सुकी ये दोनों तो अपनी ही बातों में खोए हुए थे। थोड़ी देर के लिए तो वो भूल भी गए थे कि मिरे इधर बैठी हुई है। तब इत्सुकी उससे फाइनली पूछ ही लेता है, प्लीज मुझे बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना शांत आज से पहले कभी नहीं देखा। तब वो फाइनली बता देती है कि मेरे डैड ने मेरी अरेंज मैरिज तय कर दी है, हम कल लड़के से मिलने जा रहे हैं। और पता नहीं क्यों इस शादी के लिए हाँ तो मैंने खुद करा था, पर मुझे अंदर से बहुत खाली महसूस हो रहा है। तो वो उसे समझाता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम साफ मना कर दो। पर वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बस वही करूँगी जिसमें मेरी फैमिली का फायदा है। और इसमें नारिका भी बोलती है और यही फेट होता है सभी अमीर लड़कियों का, उन्हें पाल पोस के इसलिए ही बड़ा करा जाता है ताकि बड़े होके वो किसी ऐसे पर्सन से शादी कर सके जिनसे उनके फैमिली की कंपनी को फायदा हो। तब इत्सुकी बोलता है, तो तुम भी अरेंज मैरिज में बिलीव करती हो? पर नारिका बोलती है कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, हाँ मेरे डैड भी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, पर फिर भी अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तो उससे शादी करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। वो हंसी मजाक में ये बातें टाल देती है, पर वो अभी भी इत्सुकी के बारे में ही सोच रही थी। तो वो इत्सुकी को बुलाती है डांस प्रैक्टिस के लिए और वो बोलती है कि अमीर लोगों को डांस करना भी आना चाहिए, ये भी एक क्लास दिखाता है। तो वो दोनों साथ में डांस करते हैं और वो बहुत ज्यादा ही क्लोज थे। और मेरे उसकी तारीफ करती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम डांस इतनी जल्दी सीख जाओगे, एक बिगनर के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। फिर वो बताता है कि मैं मार्शल आर्ट्स की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसके और उसकी मूवमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। और वो मिरे की भी तारीफ करता है कि तुम भी बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, तुम पढ़ाई में अच्छी हो, तुम्हारे मैनर्स अच्छे हैं और तुम डांस भी कर लेती हो।
जरूर तुमने तो बहुत सारी पार्टी अटेंड करी होगी, तभी तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है। और वो बोलता है कि मैं भी अच्छे से डांस करूंगा, कि मैं बाकियों के सामने भी कर सकूं। मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगी। पर तब वो एक स्माइल करते हुए बोलती है कि माफ करना, क्योंकि अगर एक बार मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी जितना मैं अभी करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं लॉयल हो जाऊंगी अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए और मेरा सारा टाइम जाएगा उसी के लिए। और ये सुन के इत्सुकी थोड़ा उदास होता है। वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी। मैंने तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड करा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नई नई चीजें सीखी और तुम्हारी वजह से ही मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गए। अगर सच कहूँ तो तुम्हारे साथ हर चीज करने में मजा आता है, चाहे वो खाली बैठना भी क्यों ना हो। मैं इन दिनों को याद करूंगा। और ये सुन के वो स्माइल करती है और ब्लश करती है। ये सुन के मिरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम कोई तो है जो उसे याद रखेगा, क्योंकि अगर देखा जाए मिरे फेमस थी पर कभी भी उसका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं बना सिवाय इत्सुकी के। और वो घर जाके भी इत्सुकी के बारे में ही सोच रही होती है कि किस तरह वो बोल रहा था कि वो मुझे मिस करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी मुझे पसंद करता है। पर वो ऐसे गलत थॉट्स अपने दिमाग में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि डिलीजन में रहना बस उसे और ज्यादा हर्ट करेगा। उसे समझ में नहीं आता कि वो इत्सुकी को अपने दिमाग से कैसे निकाले। वो उसे पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ पर आती है उसकी मॉम, जो बोलती है कि अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो तुम पीछे हट सकती हो, क्योंकि देख के लगता है कि तुम किसी और को पसंद करती हो। और किसी और से मेरा मतलब है वो इत्सुकी। तब वो बोलती है कि आप इतनी श्योर कैसे हो सकती हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मैं देख नहीं सकती कि तुम आजकल कितना ज्यादा खुश रहती हो। तुम्हारे चेहरे पे 24 घंटे एक स्माइल रहती है, खासकर जब तुम उसके बारे में बात करती हो। तुम अपने आप ही बीच बीच में ब्लश करने लग जाती हो। और आज से पहले तो तुम किसी दोस्त को घर पे नहीं लेके आई थी, पर तुम उसको लेके आई, तो वो तुम्हारा पक्का खास दोस्त होगा। पर वो मना कर देती है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तब उसकी मॉम बोलती है कि हमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस अरेंज मैरिज से खुश नहीं हो तो तुम अभी भी पीछे हट सकती हो। हमारी बेटी की खुशी से ज्यादा हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। और तब वो एडमिट करती है। वो बोलती है कि इत्सुकी के साथ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड भी ठीक उसी की तरह हो। फिर उसकी मॉम बोलती है उसकी तरह हो से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम उसे क्यों नहीं चुन सकती। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। पर वो मना कर देती है कि मैं वही लड़का चुनूंगी जो हमारी फैमिली के लिए सही है, ना कि मेरे लिए, जो कि हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें पूरी कंपनी का बोझ अपने कंधे पे लेने की जरूरत नहीं है। पर मीरा डिसीजन ले चुकी थी कि वो शादी उसी से करेगी जिससे उसकी फैमिली का फायदा हो। और अगले दिन वो फिर से जाती है डांस प्रैक्टिस में। पर आज का सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वो बोलती है कि मुझे आज उस लड़के से मिलने जाना है जिससे फ्यूचर में मेरी शादी होगी। पर तब इत्सुकी भी उसे सेम चीज बोलता है कि आखिर तुम इस शादी के पीछे इतनी क्यों पड़ी हुई हो। मैं साफ देख सकता हूँ कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो, क्योंकि जब से ये शादी की बात चली है तब से तुम अपने ही दुनिया में खोई रहती हो। तुम ये शादी नहीं करना चाहती, मैं जानता हूँ। तब वो बोलती है तुम सही बोल रहे हो, मुझे ये शादी नहीं करनी, पर मुझे कोई हक नहीं है मना करने का। दरअसल सच्चाई ये है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। और ये सुन के वो हैरान होता है। वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा छोटी थी जब मेरे मॉम डैड ने मुझे गोद लिया। उन्होंने मुझे अपनी असली बेटी की तरह प्यार करा, और अगर सच बोलूं तो इतना प्यार तो शायद मेरे खुद के मॉम डैड मुझे नहीं करते। उन्होंने आज तक मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं अडॉप्टेड हूँ। पर उनके ना कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। मैंने आज तक कुछ भी उनके लिए स्पेशल नहीं करा, तभी मैं हर बार ज्यादा मेहनत करती हूँ ताकि मैं उन्हें प्राउड महसूस करवा सकूँ। मैं ज्यादा पढ़ाई इसलिए करती हूँ ताकि मैं उन्हें खुश कर सकूँ, और मैं शादी भी इसलिए कर रही हूँ ताकि उनका कुछ फायदा हो सके। उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह पाला और मैं उनके लिए इतना तो सैक्रिफाइस कर ही सकती हूँ। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने ये बात आज से पहले किसी को नहीं बताई, बस तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी अडॉप्टेड हो। और वो हैरान होता है कि इसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें देख के ही समझ गई थी, जिस तरह तुम खाते हो, जिस तरह तुम बैठते हो, वो अमीरों का तरीका नहीं है। तो जरूर तुम्हें किसी अमीर परिवार ने गोद लिया होगा। और जो उस दिन बात ये बोलने वाली थी, जब ये कहते कहते चुप हो गई थी, तो वो यही बात बताने वाली थी कि ये भी अडॉप्टेड है और शायद आपको भी अब बाकी चीजें सेंस बना रही होंगी। तो यही रीजन था कि ये हर बार इसके पीछे पड़ी रहती थी।
कि तुम अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो और अच्छे से बैठो ताकि किसी को पता ना चल जाए कि तुम अडॉप्टेड हो। मिरेई ने इतना सोचा ये बहुत बड़ी बात है और वो इससे एक प्रॉमिस लेती है कि ये बात बस हमारे बीच में ही रहे, और वो वादा करता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। अब वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है और वो हिनाको की तरफ भी देखता है कि इसके साथ भी तो सेम चीज ही हो रही है। इसके डैड भी इसे बस पढ़ा लिखा इसलिए ही रहे हैं ताकि ये एक अच्छे लड़के से शादी कर सके। और वो हिनाको से पूछता भी है, क्या तुम्हें ये सब चीजें सही लगती हैं? ये अरेंज मैरिज और ये 24 घंटे परफेक्ट मोड में रहना बस इसीलिए ताकि तुम एक लड़के से शादी कर सको? तब वो बोलती है कि पहले मैंने इन सब चीजों पे सवाल नहीं उठाया, क्योंकि पहले मैं जो भी करती थी अपनी फैमिली की रेपुटेशन और उनके बिजनेस से रिलेटेड करती थी, पर जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी दुनिया इस फैमिली बिजनेस से कुछ ज्यादा ही बड़ी है। इस बिजनेस की दुनिया के बाहर भी कई ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए मायने रखती है। और जब बाद में इत्सुकी अकेले होता है तो वो फिर से सोचने लग जाता है मिरे के बारे में। क्या कभी उसे रियलाइज होगा कि उसकी दुनिया भी इस फैमिली बिजनेस से कई गुना ज्यादा बड़ी है? दरअसल वो नहीं चाहता था कि मिरे की इस अरेंज मैरिज के चक्कर में फंस जाए। और हमें दिखाया जाता है वो अपनी फैमिली के साथ जाती है उस लड़के से मिलने के लिए, और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, पर उसके अंदर का तूफान वो किसी को नहीं दिखता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना ताकि इसका अगला पार्ट भी जल्दी आ सके। और हाँ, एक और चीज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो ये बताना भी मत भूलना कि आपको अभी तक कि इस सीरीज में से आपका सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे लिए वो है तेनोजी मिरे, क्योंकि शुरू में तो ये बहुत ज्यादा एरोगेंट थी, पर धीरे धीरे हमें पता चला कि ये दूसरों की कितनी परवाह करती है। और बस इतना ही नहीं, ये इत्सुकी की मदद इसलिए कर रही थी ताकि किसी को पता ना चल जाए कि वो अडॉप्टेड है। हाँ, हालांकि वो अडॉप्टेड नहीं था, पर फिर भी इसने आज तक किसी का ना मजाक उड़ाया और ना ही किसी को नीचा दिखाया। ये सब के बारे में सोचती है, और अभी तक तो मुझे इसका कैरेक्टर हिनाको से भी ज्यादा पसंद आ रहा है। और आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना।